हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग यहाँ पे दोबारा किंग ऑफ बीस्ट के थर्ड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि यहाँ पे साउजियान ने जियांग दाओ के घर के ऊपर रेड मार दी थी। शुरुआत में रेड काफी ज्यादा अच्छी जा रहे थे, लेकिन बाद में उसे धप्पा कर लिया गया था। जिसके बाद साउजियान की मुलाकात उसके मदर से भी होती है और उसकी मदर इतना ही चाहती थी कि अगर वो दोनों सही सलामत यहाँ से नहीं निकल सकते हैं तो कम से कम साउजियान यहाँ से सही सलामत निकल जाए। जिसपे साउजियान अपनी मदर से कहता है कि चिंता न करो, वो दोनों ही सही सलामत यहाँ से बाहर निकलेंगे। और अगर तुम लोगों को यहाँ पे वॉइस मेरी थोड़ी सी अजीब लग रही है तो फिर मुझे भी नहीं पता किस वजह से हुई। मैंने बस ऐप ओपन किया और रिकॉर्डिंग करने लगा और ये आवाज अचानक से बदल जाती है। आई डोंट नो व्हाई। मैंने इसमें कुछ भी नहीं लगाया है, सच में मानसी की कसम। अब आवाज यहाँ पे चेंज हो गई होगी, पता नहीं कैसे। बस मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट किया, बस यानी कि बंद करके चालू किया। मैं बता रहा हूँ किसी ने काला जादू किया है पीसी के ऊपर मेरे। खैर हम लोग वीडियो के ऊपर आते हैं, क्योंकि यहाँ पे डील तो बनी नहीं, इसलिए जियांग दो अपने लोगों से कहता है कि जाओ भाई खर्चा पानी दो इसे। जिसपे वो सभी लोग यहाँ पे गड़सा निकालते हैं और यहाँ पे साउजियान को चारों तरफ से घेरना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम लोग साउजियान को देखते हैं जो कि यहाँ पे फुल फॉर्म में आ गया था और पता नहीं क्यों ये हम लोगों से कह रहा था कि अब ये यहाँ पे पूरी तरीके से नंगा नाच करेगा मौत का। साउजियान हम लोगों को बताने की कोशिश करता है कि पता नहीं उसकी उम्र 5 थी या फिर 4 या फिर 8, उसे नहीं पता, लेकिन उसने बहुत ही कम ही उम्र में यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए फाइट करना शुरू किया था, क्योंकि वो जहाँ पे रहता था वहाँ पे डेली सर्वाइवल भी जंग के बराबर था। इसी वजह से साउजियान के लिए फाइट करना पानी पीने के बराबर है। जिसके बाद यहाँ पे फाइट शुरू होती है और मैं फाइट को पूरी तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, तुम बस देखते जाओ। हालांकि ये जो अटैक कर रहा था वो काफी ज्यादा यहाँ पे ब्रूटल थे। वो सीधा यहाँ पे वाइटल पार्ट्स के ऊपर ही अटैक कर रहा था कि बंदा दोबारा उठे ना। जिसके बाद साउजियान इसी तरीके से यहाँ पे नाच करते रहता है और उसके सामने जो भी आता वो उसके वाइटल पार्ट के ऊपर यहाँ पे हमला करके उसे नीचे बिछा देता। जितने भी गार्ड्स आते जा रहे थे वो सभी नीचे बिछते जा रहे थे और पता नहीं कुछ मिनटों के अंदर साउजियान ने यहाँ पे कितने लोगों की लाशें बिछा दी थी। वो सभी लोग यही बोल रहे थे कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या। बस कुछ ही मिनट्स के अंदर इसने यहाँ पे इतने लोगों की लाशें बिछा दी, ये इंसान भी हो सकता है क्या। और साउजियान ने कैसे यहाँ पे फाइट की थी उसका अंदाजा तुम इस बात से लगा लो कि बंदे ने हाथों में एक हाथ पकड़ा हुआ है, वो भी किसी का कटा हुआ, और सभी गार्ड्स साउजियान को दरिंदा बुला रहे थे। जिसके बाद हम लोग एंग को देखते हैं और इसकी बेइज्जती हो रही थी, इसलिए वो उन सभी गार्ड से कहता है कि साइड में हटो, तुम लोग कचड़े के अलावा और कुछ भी नहीं हो। जिसके बाद वो साउजियान से कहता है कि यहाँ पे उसको नफरत है साउजियान से, क्योंकि उसे चिकने लौंडे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो तो तेरी शकल देख के हमें पहले ही पता चल गया था। फिर इसके बाद ये साउजियान के ऊपर हमला करता है अपनी स्पेशल टेक्निक का यूज करते हुए। साउजियान के उसके कपड़ा और उसकी बॉडी लैंग्वेज और उसकी टेक्निक से पता चल गया था कि वो मयन से है, यानी कि म्यांमार, और उसकी जो कटाना स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर यहाँ पे एंग उसके क्लोज रेंज में रह के हमला करेगा तो फिर साउजियान को यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। जिसके बाद एंग साउजियान के ऊपर हमले करता रहता है और साउजियान उसके टेक्निक्स को यहाँ पे नाप चोक रहा था कि अगर वो क्लोज रेंज में हमला करेगा और जो लाइट स्लैश रहते हैं वो उनको हैंडल करेगा वगैरह वगैरह। और जैसा कि हमको पता है कि साउजियान अपने अपोनेंट का कॉन्फिडेंट उन्हीं के खिलाफ यूज करता है, यानी कि बंदा शुरुआत में तो दिखाता है कि वो भीगी बिल्ली है, लेकिन आखिर में दिखा देता है कि वो सवा शेर है। वहीं पे वो साउजियान के ऊपर हमला करते हुए उसकी मदर और उसके बारे में उल्टा सीधा बातें कर ही रहा था, जो कि इसकी शकल देख के हमें पहले से ही पता है। लेकिन साउजियान का ध्यान ज्यादातर उसकी स्किल के ऊपर ही था, क्योंकि यहाँ पे उसकी स्पीड काफी ज्यादा थी, क्योंकि अगर उसने गलती से भी यहाँ पे कोई ओपनिंग दे दी तो फिर उसके लिए मुसीबत यहाँ पे बढ़ सकती है। इसके बाद जियांग दाओ हम लोगों को यहाँ पे एंग के बारे में बताता है कि एंग काफी ज्यादा पावरफुल इलाइट रॉयल गॉड है, जो पहले हुआ करता था, लेकिन बाद में उसको यहाँ पे उसकी पोस्ट से हटा दिया गया, क्योंकि वो काफी ज्यादा खूनी टाइप का बंदा था। इसके ज्यादातर विक्टिम यहाँ पे वुमन ही हुआ करती थी, जिसके चलते इसे यहाँ पे हटा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद इसके पास फाइटिंग विल तो है ही है, इसलिए काफी ज्यादा पावरफुल है, तो फिर इसे अंडरवर्ल्ड के अंदर ले लिया गया। और जियांग दाओ ने खासकर यहाँ पे एंग को किनसेंग और उसके फादर को निपटाने के लिए हायर किया था। और एंग का निकनेम यहाँ पे वेलिंग घोस्ट है। वहीं पे जो जियांग दाओ का जो राइट हैंड था वो आगे से कहता है ये दो धारी तलवार की तरीके है, कभी हमारे ऊपर भी आके गिर सकती है। जिसपे जियांग दाओ आगे से बताता है अगर किनसेंग उसके पीछे न पड़ा होता तो वो कभी भी यहाँ पे एंग जैसे हरामी बंदे को हायर नहीं करता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी पर्सनालिटी कैसे है, लेकिन वो अपने काम में कभी भी पीछे नहीं हटता। उसने कई बार हमारी जान बचाई है। साउजियान की मदर उसे पूछती है कि वो ठीक तो है, तो साउजियान आगे से बताता है कि वो ठीक है। और फिर साउजियान अब और ज्यादा पीछे नहीं जा सकता था, नहीं तो उसकी मदर को चोट लग जाएगी, इसलिए वो यहाँ पे अपनी चाल चलना शुरू करता है। जिसके बाद साउजियान यहाँ पे ऐसे परफॉर्म कर रहा था जैसे कि वो हारता जा रहा है, यानी कि वो यहाँ एंग के जो अटैक्स थे उनको ब्लॉक कम कर रहा था और उन्हें डॉज कम कर रहा था। और ज्यादातर वो यहाँ पे ऐसा दिखा रहा था कि उसे यहाँ पे परेशानी हो रही है और ज्यादा फाइट करने में, इसलिए एंग का कॉन्फिडेंट यहाँ पे बूस्ट होने लगता है। जिसके बाद साउजियान को जैसे ही लगता है कि मछली ने चारा पकड़ लिया है तो वो उसके ऊपर यहाँ पे एक खतरनाक स्लैश मार देता है, लेकिन एंग उसकी चाल को समझ गया था, इसलिए वो इजीली उसे डॉज कर लेता है और उससे कहता है क्या तुम्हें लगा कि तुम इतनी जल्दी मुझे यहाँ पे फंसा लोगे। जिसके बाद वो साउजियान के ऊपर लगातार स्लैशेस मारते रहता है और उसे कहता है कि उसकी हार पहले ही लिखी जा चुकी है। लेकिन साउजियान ने अपनी असली चाल अभी चली ही नहीं थी, वो एक मौके की तलाश में था। हम देखते हैं कि उसका पैर एक बॉडी के पास पहुंच जाता है और जब एंग को लगता है कि वो यहाँ पे जीतने वाला है तो वो तुरंत साउजियान के ऊपर लास्ट स्लैश मारता है, लेकिन साउजियान उसको ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसकी स्वॉर्ड उसके हाथों से छूट जाती है और एंग को लगता है कि अब बाजी उसके हाथ में है। जिसके बाद वो स्लैश मारने को बढ़ ही रहा था, लेकिन तभी हम लोग साउजियान को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपने पीछे से स्वॉर्ड को बाहर
निकालता है जो उसने पहले ही यहाँ पे किसी बंदे के अंदर गाड़ के रखी हुई थी। और साउजन उसी शॉट का इस्तेमाल करते हुए एंग के चेहरे के ऊपर एक खतरनाक कट मारता है और एंग इसी कसमोकस में लगा हुआ था कि ये क्या हुआ, कि ये सब कुछ पहले से ही प्लान था। और साउजन उसके ऊपर सेकंड स्ट्राइक मारते हुए कहता है कि तुम शुरुआत से ही गलत अंदाजा लगा रहे थे, यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मैं ही हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पे शॉट का इस्तेमाल करते हुए एंग की मुंडी उसके धड़ से अलग कर देता है। तुमने इसका हरामी पना देखा, इसने 3 चालें चली जिनमें से 2 दिखाई कि इसने हार गया और तीसरी वाली पे बाजी मार गया। जिसके बाद जियांग तो अपनी सिचुएशन का यहाँ पे अंदाजा लगा रहा था कि कुछ ही सेकंड्स पहले यहाँ पे लोग थे और सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन कुछ ही मिनटों के अंदर ये जगह पूरी तरीके से लाशों से भर चुकी है। हर तरफ खून की खुशबू है और हर कोई नीचे घायल पड़ा है और कुछ की तो लाशें ही पड़ी हैं। यहाँ तक कि एंग में जो कि 3 डोमेन का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर माना जाता है वो भी अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। साउजन कोई टीनेजर नहीं है जो कि यहाँ पे हेजिटेट करता है, वो सीधा मारने के इरादे से आगे बढ़ता है। उसके टेक्निक्स और उसकी डिलीवरी यहाँ पे किसी भी गैंगस्टर और असासिन से कई गुना ज्यादा है। वहीं पे साउजन मन के अंदर सोच रहा था कि उनके पास नंबर्स होंगे, लेकिन वो लोग आखिर में सिर्फ यहाँ पे ठगी हैं जो कि सिर्फ कमजोरों को बुली करते हैं। जब तक उसके पास स्टेमिना बचा रहता है तब तक वो यहाँ पे इजिली जीतता रह सकता है। वहीं पे साउजन की मदर उसे पूछती है क्या वो ठीक है। उसे कई सारे लोगों की चिल्लाने की आवाजें सुनाई दे रही हैं। साउजन बताता है कि वो पूरी तरीके से ठीक है और कहता है कि बहुत ही जल्दी ये सब कुछ खत्म हो जाएगा और वो लोग घर जाएंगे। तो उसकी मदर आगे से कहती है कि मेरे बारे में छोड़ो, तुम यहाँ से भाग जाओ, अपनी जिंदगी बचाओ। इस पे साउजन मन में सोचता है कि तुम मुझे अच्छे से नहीं जानती, भागना मेरी फितरत में ही नहीं है। अगर यहाँ पे रियल बॉडी ओनर होता जो कि यहाँ पे सहमा हुआ बच्चा है जो पे हर किसी चीज से भागना चाहता है सिवाय अपने बुलिस का सामना करने से, जिसने अपने बुलिस का सामना करने की जगह पे मरना चूज किया, उसके अंदर एक फ्यूरी है जो कि उसे साफ बताता है अगर रियल बॉडी ओनर यहाँ पे होता तो वो बिल्कुल भी नहीं भागता, क्योंकि वो उन्हें बिल्कुल भी माफ ना करता जो उसकी फैमिली को यहाँ पे नुकसान पहुंचाए। जियांग ताओ साउजन से कहता है कि उसने साउजन को हल्के में लिया, लेकिन वो उसे एक बात बता दे कि उसने जितना यहाँ पे अंडरवर्ल्ड को एक्सपीरियंस किया है वो उसे जिंदा तो यहाँ से जाने नहीं देने वाला। जिसके बाद वो अपनी डेथ स्क्वाड से कहता है कि जल्दी से मीठी गोली खा लो। तो वो सभी मीठी गोली खाते हैं और यहाँ पे साउजन के ऊपर हल्ला बोल देते हैं। वहीं पे साउजन मन के अंदर सोचता है कि उसने ये चीज पहले भी की है, कई सारे लोगों का खून बहाया है जो पिल के नशे में थे, लेकिन उसने कभी सोचा भी नहीं था कि वो यहाँ पे ये चीज दोबारा कर पाएगा। इसके बाद वो सभी मीठी गोली खा के यहाँ पे साउजन के ऊपर हल्ला बोल देते हैं। तो साउजन आगे से फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है और ये तो डीमन स्लेयर वाली वाइब दे रहा है। साउजन का माइंडसेट बिल्कुल ऐसा ही था कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर एक चीज को हरा के आगे बढ़ेगा, भले ही वो बुद्धा ही क्यों ना हो। खैर इसके बाद यहाँ पे फाइट शुरू होती है और साउजन हमें बता रहा था कि वो कैसे फाइट करेगा। हान यहाँ पे स्ट्रेंथ, रिफ्लेक्सेस और सब कुछ यहाँ पे बढ़ा देती है जो कि किसी भी ह्यूमन लिमिट के बियॉन्ड चला जाता है। हालांकि भले ही मीठी गोली फीकी वाली हो, लेकिन इसके बावजूद वो इसे हल्के में नहीं ले सकता है, खासकर तब जब उसे यहाँ पे इस तरीके से आउट नंबर किया गया हो। उसे शांत रहना है, स्टेमिना बचाना है, तभी हमला करना है जब यहाँ पे वो श्योर हो कि वो मैक्सिमम डैमेज करेगा अपोनेंट के ऊपर। हर एक मूव यहाँ पे डैमेज करना चाहिए, डॉज वॉज वाले कोई भी चीज नहीं। और सबसे पहली चीज उसे चारों तरफ से घेरना तो बिल्कुल भी नहीं है। उसे यहाँ पे क्योस का इस्तेमाल करना है, स्कटर अकैट का इस्तेमाल करना है और हमेशा इधर उधर होते रहना है और एक ही साइड से यहाँ पे हमले लेने हैं। ये नहीं कि चारों साइड से घेर लिया गया हो। एक अपोनेंट के ऊपर टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना है, हमेशा सीधा रास्ता बनाते जाना है, क्योंकि अगर वो लोग यहाँ पे हारे भी गए हो, चोटिल भी हो, तब भी वो हमला करते ही रहेंगे, क्योंकि ड्रग ऐसे ही काम करती है। वो छोटी मोटी स्ट्राइक्स को यहाँ पे इग्नोर कर सकता है, क्योंकि हर एक स्ट्राइक यहाँ पे क्लीन और फैटल होनी चाहिए, यानी कि बहुत ज्यादा घायलदार। देख ही सकते हो एक बंदे के दिल के अंदर शॉट घुसा दी उसने डायरेक्ट, और मैक्सिमम डैमेज हो तो वो उसके यहाँ पे मुंह को पकड़ता और उसे नीचे गिरा देता है, जिससे शॉट और घुस जाती है अंदर। इसलिए वो जब तक यहाँ पे प्रिसाइजली मूव करता रहेगा तब तक वो यहाँ पे सिचुएशन को हैंडल में रखेगा। जिसके बाद वो शॉट का यूज करते हुए एक बंदे की 5 उंगलियां उड़ा देता है, फैटेलिटी। जिसके बाद वो लोगों के पैरों के ऊपर भी निशाना लगा रहा था, क्योंकि जब ये चल ही नहीं पाएंगे तो हमला कैसे करेंगे। और एनिमीज को इस तरीके से लंबूंगा बनाना उन्हें और भी ज्यादा दर्द देगा, बल्कि उन्हें मारने के, क्योंकि जितना ज्यादा पेन बढ़ेगा उतना ज्यादा ड्रग यहाँ पे बैकफायर करेगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे मोरल भी सबसे ज्यादा मायने रखता है, यानी कि जब तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ यहाँ पे इतनी बुरी तरीके से मारे जा रहे हैं तो तुम्हारा एनिमी से लड़ने का मन ही नहीं करेगा, क्योंकि तुम बेफालतू में अपनी जान गंवाना नहीं चाहोगे। और साउजन बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे मूव कर रहा था जैसे कि उसके बाप का घर हो। और साउजन के जो किल्स हैं वो कुछ ज्यादा ही फैटेलिटी वाली हैं। वो एक बंदे के सीने के अंदर शॉट घुसाता है और शॉट को पकड़ तक नीचे तक ले आता है, छोटे बाबू तक, बेचारे उसके भी टुकड़े हो गए होंगे। वो पे जो बंदा ये चीज देख रहा था वो तो घबरा ही जाता है कि अगला नंबर उसका न लगे, और उसे यहाँ पे साउजन के अंदर से डर महसूस हो रहा था जैसे वो किसी बीस्ट का सामना कर रहा हो। इसीलिए वो डर के मारे हमला ही नहीं कर पाता, और तब तक साउजन उसके ऊपर हमला करता है और उसकी मुंडी उड़ा देता है, जिससे जियांग ताओ और उसकी शॉट यहाँ पे घबराई हुई थी। साउजन अभी भी यहाँ पे सही सलामत था, जबकि डेथ स्क्वाड ने यहाँ पे रेड पिल भी खाई है और आधे से ज्यादा डेथ स्क्वाड यहाँ पे बिछा दी जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद साउजन सही सलामत खड़ा है। अब तो वो पहले से और भी ज्यादा यहाँ पे फास्ट मूव कर रहा है। वहीं पे जियांग ताओ उन्हें इस तरीके से तड़पता हुआ देख के हैरान था, क्योंकि उसी ने यहाँ पे डेथ स्क्वाड को ट्रेन किया था और वो ये सोच रहा था कि ये भला है कौन, कहाँ से आई है ये। वहीं पे समय धीरे धीरे करके उसके हाथों से फिसलता जा रहा था। अगर वो यहाँ पे सही समय पे डेथ की सीक्रेट की हासिल नहीं कर पाया तो फिर उसका बेटा यहाँ पे जेल के अंदर ही निपटा दिया जाएगा, और अगर ये मिशन फेल होता है तो अगला नंबर उसका लगेगा, क्योंकि जो लोग यहाँ पे ऊपर बैठे हुए हैं वो यहाँ पे कोई भी निशान पीछे नहीं छोड़ते।
इसलिए जियांग ताओ सभी लोगों से कहता है कि हर किसी को यहाँ पे बुला लो, भले ही उन लोगों को यहाँ पे अपनी जान दे के इसे मारना पड़े, लेकिन वो यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाना चाहिए। उतने में ही जियांग ताओ का जो राइट हैंड था वो आगे से कहता है कि आप एक चीज भूल रहे हो, ये बंदा यहाँ पे पहली बार आया ही क्यों। इस पे जियांग ताओ आगे से कहता है सीक्रेट की वजह से, लेकिन तब उसे याद आता है कि यहाँ पे साओ जियान अपनी मदर की वजह से यहाँ पे आया हुआ है, जिसपे जियांग ताओ भी हंसता है कि वो हीट मोमेंट के चक्कर में ऑब्जेक्टिव ही भूल गया। इसके बाद जियांग ताओ उन सभी लोगों से कहता है कि यहाँ पे मिशन के अंदर थोड़ा सा बदलाव है, ये काम खत्म करो जिसके बाद तुम्हें प्रमोशन भी मिलेगा, और वहाँ पे टारगेट साओ जियान की मदर को कर देता है, जिससे साओ जियान के लिए परेशानी बढ़ जाती है कि अब उसे अपनी मदर को प्रोटेक्ट करते हुए फाइट करना पड़ेगा। इसलिए साओ जियान की मदर तो उससे ये कहते हैं कि मेरे बारे में छोड़ो, जल्दी से तुम यहाँ से भागो, जिसपे साओ जियान उन्हें दोबारा दिलासा देता है ये कहते हुए कि चिंता ना करो, हम लोग सही सलामत यहाँ से बाहर निकलेंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये लोग कितना ट्राई कर ले, ये यहाँ पे जीत नहीं पाएंगे। जिसमें मीठी गोले वाले आगे से कहते हैं कि इसे देखो तो ये साला मरने वाला है, तब भी यहाँ पे इस तरीके की बातें बोल रहा है। इसके बाद वो सभी लोग आगे बढ़ते हैं स्ट्रेटेजी के साथ में, लेकिन ये चिल्लाते हुए बोलते हैं कि 2 लोग साओ जियान को संभालेंगे और बाकी लोग यहाँ पे उसकी मदर की तरफ जाएंगे। इसलिए हम देखते हैं कि 2 लोग साओ जियान के साथ फाइट करने की कोशिश करते हैं तो साओ जियान उन्हें यहाँ पे एलिमिनेट कर देता है, लेकिन जब उसने एक बंदे के अंदर यहाँ पे शॉट घुसाई थी तो उस बंदे ने यहाँ पे साओ जियान का हाथ ही पकड़ लिया था और उससे कहता है कि अब तू क्या करेगा। जिसपे साओ जियान उससे कहता है ऐसा लगता है मीठी गोली ने तुम्हारे दिमाग को भी भंडा कर दिया है, और फिर साओ जियान को पता था कि इनके अटैक और भी ज्यादा यहाँ पे वाइल्ड होते जाएंगे तो फिर स्ट्रेंथ बचाने का अब यहाँ पे बिल्कुल भी समय नहीं है। इसलिए वो एल्बो का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे के मुंह के ऊपर मारता है और खुद को आजाद करता है। जिसके बाद जितने भी लोग उसकी मदर की तरफ आगे बढ़े थे वो उन सभी लोगों के ऊपर यहाँ पे नाइफ और घूसों से मारते हुए उन्हें यहाँ पे साइड में करे जा रहा था। एक बंदा साइड से छलांग लगा के हमला करने की कोशिश करता है तो साओ जियान उसके हाथ को रोकता है, जिसके बाद मुंह के ऊपर घूसा मार के उसकी बत्ती सी तोड़ता है। तभी उसके पीछे से एक और बंदा बाहर निकलता है तो साओ जियान घूम के उसके ऊपर भी लात मारता है और उसको भी पीछे फेंक देता है। जियांग ताओ साओ जियान को इस तरीके से फाइट करता हुआ देख के काफी ज्यादा बेचैन था। हर एक कोना यहाँ पे उसके आदमियों से भरा पड़ा है, लेकिन इसके बावजूद साओ जियान बहुत ही ज्यादा शांत है। जिसपे जियांग ताओ का राइट हैंड आगे से बताता है कि उससे भी ज्यादा टेरिफाइंग उसका दिमाग है। हमारे लोग जैसे भी यहाँ पे हमला करें साओ जियान उनकी फॉर्मेशन को यहाँ पे तोड़ ही देता है, और ऊपर से वो जहाँ पे भी किसी को मारता तो वो बॉडी को ऐसे नहीं छोड़ता, वो जानबूझ के छोड़ता है। हर एक बॉडी यहाँ पे इस तरीके से पड़ी हुई है जो कि हमारे लोगों की स्पीड को यहाँ पे कम करे, और हर सिचुएशन यहाँ पे 1v1 फाइट के अंदर बदल रही है जो साओ जियान यहाँ पे जानबूझ के कर रहा है। जिसपे जियांग ताओ आगे से कहता है कि इस तरीके से तो हम लोग हारे जाएंगे। जिसपे राइट हैंड आगे से बताता है कि अगर वो लोग गन का यूज करे तो फिर, लेकिन जियांग ताओ आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि मैंने कितनी बार बोला है कि किसी भी चीज का यूज करो लेकिन गन को नहीं, वो अंडरवर्ल्ड की बॉटम लाइन है। मैंने तुमको और जियांग को ड्रग को इसीलिए यहाँ पे यूज करने के लिए बोला था क्योंकि वो बहुत ही जल्द लीगल होने वाला था, लेकिन कट्टा तो बिल्कुल भी नहीं, और तुम कट्टे के बारे में सोच भी कैसे सकते हो। जिसपे राइट हैंड आगे से बताता है कि आप गलत सोच रहे हैं, हमें उस असला बारूद के बारे में बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूँ जिनका इस्तेमाल हम लोग गन की तरीके कर सकते हैं। बेसिकली राइट हैंड यहाँ पे इस बारे में सोच रहा था अगर वो लोग यहाँ पे छप्पन छुरी और शॉट का इस्तेमाल नाइफ की तरीके करे तो फिर यहाँ पे साओ जियान कैसे उसे हैंडल करेगा, और टारगेट वो लोग साओ जियान की मदर को करेंगे। जिसपे जियांग ताओ भी आगे से कहता है आइडिया तो बढ़िया है, अगर वो लोग अपनी ब्लेड्स को साओ जियान की मदर की तरफ फेंकेंगे तो फिर अगर वो यहाँ पे उनसे डॉज करने के लिए खुद को बचाएगा तो फिर उसकी मदर को चोट लगेगी, अगर वो नहीं करेगा तो फिर यहाँ पे उसे चोट लगेगी। इसलिए जियांग ताओ अपने लोगों से कहता है कि हर कोई मेरा कहना मानो, तुम्हारे पास जो भी हथियार पड़ा हुआ है उसे बाहर निकालो और साओ जियान की मदर की तरफ फेंक के मारो। जिससे साओ जियान की मदर और ज्यादा परेशान हो जाती है और वो साओ जियान से यही बोलती है कि अपने आप को बचाओ, लेकिन उनके ऊपर मेंटल प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो बेहोश ही हो जाती हैं। अब साओ जियान के पास कोई चॉइस नहीं थी, इसलिए वो दूसरी शॉट को इस्तेमाल करता है और खुद को डिफेंड करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसके बाद वो सभी लोग अपनी सभी चीजों को उठाते हैं और साओ जियान की तरफ फेंक के मारते हैं। तो साओ जियान उन सभी को यहाँ पे शॉट की मदद से ब्लॉक करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ शॉट थी जो कि उसके कंधे और सीने के अंदर घुसी जा रही थी। वो दिल और सीने के ऊपर नहीं घुस सकती क्योंकि उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना है, और साउड उसे बिल्कुल भी भेद नहीं सकते क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग रहता है। वो पे साओ जियान के चेहरे के ऊपर मुस्कान आ गई थी, तो वो सभी लोग आगे से कहते हैं ये बौखला गया है जो इस तरीके से हंस रहा है। जियांग ताओ आगे से कहता है कि ज्यादा दम नहीं बचा है इसके अंदर, इसी तरीके से थ्रो करते रहो, कभी ना कभी तो ये हारा ही जाएगा। वह पे साओ जियान जियांग ताओ से कहता है कि मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे जैसा कोई इतने ज्यादा हाई पोजीशन पे आ कैसे गया। जिसपे जियांग ताओ साओ जियान से कहता है कि तुम्हारी ऐसी चीप ट्रिक्स मेरे ऊपर काम नहीं आने वाली। मैं मानता हूँ कि तुम स्ट्रॉन्ग और सबसे बहादुर हो जिनसे मैं अभी तक मिला हूँ, लेकिन जिन तूफानों का सामना मैंने किया है तुम उनके बारे में सोच भी नहीं सकते। हो सके तो कुछ अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करो जो तुम्हारे आखिरी शब्द बन सके। तो साओ जियान जियांग ताओ से कहता है क्या तुम्हें समझ में नहीं आया कि मैंने शुरुआत में तुम्हें एक ही बार में खत्म करने की कोशिश की, लेकिन अब मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके फाइट को लंबा खींच रहा हूँ और सभी का ध्यान यहाँ पे बुला रहा हूँ। जिसपे जियांग ताओ आगे से कहता है कि मैं समझ गया तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। जिसके बाद वो अपने राइट हैंड से कहता है जाओ और जाके मेरी पर्सनल ब्लेड लेके आओ ताकि मैं इसका खेल खत्म कर सकूं। लेकिन जब राइट हैंड अपने यहाँ पे बाकी गार्ड्स को बुलाने की कोशिश करता है तो वो फोन ही नहीं उठा रहे थे। जिसपे जियांग ताओ पूछता है कि अब क्या हुआ, तो वो सभी लोग पीछे देखते हैं तो फिर हम देखते हैं कि साइड से किनसेंग आ रहा था जो कि साओ जियान से बोलता है कि मैंने बोला था ना कि जल्दबाजी ना करना, देखो तुमने अपना क्या हाल बना लिया, अब तो तुम यहाँ पे पिनको सियोन में बदल गए हो। पिनको सियोन यानी ऊन
का गोला जिसके अंदर कई सारी सुइयां घुसी हो। वहीं पे जियांगताओ के जितने भी गार्ड थे वो सभी जब यहाँ पे किनसेंग को देखते हैं तो वो सभी काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वहीं पे जियांगताओ भी काफी ज्यादा हैरान था कि किनसेंग को इस जगह के बारे में पता कैसे चला, उसका बेटा उसे कभी भी धोखा नहीं देगा। वहीं पे अगर इन लोगों के साथ दोबारा एक वॉर शुरू हुई यानी जियांग और किन फैमिली के बीच में, तो फिर इस बार ये लोग पूरी तरीके से सफाचट हो जाएंगे। इसलिए वो अपने राइट हैंड से कहता है कि मेरे भागने का इंतजाम करो, जब तक वो जिंदा रहता है तब तक जियांग फैमिली यहाँ पे नहीं खत्म होगी। जिसके लिए राइट हैंड मान जाता है और उसके कहने पे वो यहाँ पे जियांगताओ को भगा देता है। वहीं पे साओजन जब जियांगताओ को भागते हुए देखता है तो वो उसे बिल्कुल भी जाने नहीं दे सकता था, क्योंकि अगर किनसेंग उसके पीछे पड़ गया यानी कि उसने धोखा दे दिया दोबारा साओजियान को, तो वो यहाँ पे मारा जा सकता है। लेकिन साओजन जब यहाँ पे अपनी मदर को देखता है तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं चाहता कि उसकी मदर दोबारा इन सभी चीजों के अंदर घसीटी जाए। उतने में ही साओजियान देख लेता है जियांगताओ किस साइड से भाग रहा है, लेकिन वो सबसे पहले अपनी मदर को सिक्योर करता है कहीं इन लोगों की लड़ाई के बीच में उन्हें कोई चोट न लग जाए। जिसके बाद वो यहाँ पे जियांगताओ की तरफ जाएगा ताकि अगर किनसेंग उसे धोखा भी दे दे तो फिर उसके पास यहाँ पे एक बाजी रहे चलने के लिए। उतने में किनसेंग का जो साथी था वो देख लेता है कि साओजियान यहाँ से खिसक रहा है, तो वो किनसेंग से पूछता है कि हम इसे रोके क्या। तो किनसेंग आगे से कहता है कि जाने दो उसे, और क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम उसे रोक भी पाओगे। और वो ये कहते हुए नीचे लाओसो की तरफ देख रहा है, जिसको देख के तो ये दोनों भी आगे से कह देते हैं कि हमें पंगा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए। वो किनसेंग जियांगताओ के राइट हैंड से कहता है क्या तुम उसके पीछे नहीं जाओगे, अभी भी एकदम वफादार कुत्ते की तरीके रहोगे क्या। जिस पे राइट हैंड अपना चश्मा उतारता है और वो किनसेंग से कहता है कि तुम्हारा एटीट्यूड अभी भी पहले की तरीके हरामी पने वाला ही है। जिसके बाद हम लोग जियांगताओ को देखते हैं जो कि सीक्रेट रास्ते की मदद से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ का जो इनपुट था यानी कि पासवर्ड था वो गलत डाल रहा था, इसलिए दरवाजा खुल ही नहीं रहा था। लेकिन जियांगताओ एक गहरी सांस लेता है, जिसके बाद वो एकदम करेक्ट पासवर्ड डालता है तो दरवाजा खुल जाता है। और वो भागते हुए यही सोच रहा था कि अगर वो यहाँ से सही सलामत निकल गया तो वो कम बैक कर सकता है। तो फिर जियांगताओ यहीं से भागते हुए हम लोगों को अपना सारा प्लान बता रहा था कि वो यहाँ से किसी दूसरे देश भाग जाएगा जहाँ पे उसने पहले अपना माल पानी भिजवा दिया है, यानी कि पैसा सैसा। रही बात उसकी बेटी की तो ये अपने आप ही सीख जाएगा, वैसे भी थोड़ी बहुत दिक्कतें वो झेलेगा तो फिर वो थोड़ा सा अपने पैरों पे खड़ा होना सीख जाएगा। लेकिन एपोकलिप्स उसे निपटना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन जियांगताओ को लगता है कि वो उसे भी कैसे न तैसे निपट लेगा। उतने में साओजन पीछे से बाहर निकलता है जो कि उससे कहता है कहाँ जा रहे हो बढ़ाओ। जिसके बाद वो यहाँ पे जियांगताओ का हाथ पकड़ता है और दरवाजे की तरफ मोड़ने लगता है। तो जियांगताओ दर्द में चीखते हुए उसे कहता है कि छोड़ दो नहीं तो टूट जाएगा। जिस पे साओजियन उससे कहता है कि जैसे तुम्हारी मर्जी, और वो उसके ऊपर लात मार के हाथ छोड़ देता है, जिससे वो जमीन के बल जा गिरता है। वहीं पे साओजियन जियांगताओ से साफ कहता है कि वो डायरेक्ट सवाल पूछेगा और उसे डायरेक्ट जवाब देने हैं। अगर वो ईमानदारी से जवाब देगा तो उसे बहुत ही कम दर्द होगा। ऑफ कोर्स जियांगताओ पहली बार में नहीं मानता और वो उल्टा सीधा बोलने लगता है, ये कहते हुए कि उसे बहुत ज्यादा पछतावा होगा जो भी ये सब कुछ कर रहा है। जिसपे साओजन उसे कहता है कि टाइम नहीं है, चुपचाप सीधे सवालों का सीधा जवाब दो। लेकिन जियांगताओ अभी भी चिल्लाया जा रहा था और उसके परिवार की धमकी देने लगता है, तो साओजन चाकू को उसके हाथ के अंदर घुसा देता है और उसे मीठे शब्दों में समझा देता है। जवाब के अलावा वो कुछ भी नहीं समझेगा। अगर उसने थोड़ी भी चूचा की तो वो उसकी यहाँ पे छोटी उंगली उड़ाएगा, जिसके बाद जॉइंट से जॉइंट उड़ाते जाएगा, यानी कि जहाँ से मुड़ती है वहां से। जिसके बाद वो हर एक टुकड़े को उसकी नाक के अंदर घुसाएगा और मुंह से बाहर निकालेगा। काटना तो मैं फिर भी झेल लेता, लेकिन नाक के अंदर घुसा के मुंह से निकालना ये कुछ ज्यादा ही टफ था। मैं भी जवाब दे देता जियांगताओ किस खेत की मूली है। तो जियांगताओ बकना शुरू करता है और वो बताता है कि रेडार में सबसे पहले साओजियान ही था, लेकिन वो यहाँ पे किनसेंग के लोगों से घिरा हुआ था, इसलिए उन लोगों ने उसकी माँ को उठवा लिया। उसे यहाँ पे साओजियान से की चाहिए थी जो कि किसी और को देनी थी, नहीं तो यहाँ पे उसका बेटा जेल चला जाता। साओजियान को समझ में आ जाता है कि इनके अलावा भी कोई और है जो कि चाबी के पीछे पड़ा हुआ है, और वो जियांगताओ से पूछता है कि वो पर्सन कौन है जो कि यहाँ पे चाबी को चाहता है और चाबी का मालिक कौन है, क्योंकि ये चाबी इन लोगों के पास नहीं थी, वो कहीं और से आई थी। जियांगताओ आगे से बताता है कि उन्हें नहीं पता कि वो चाबी कहाँ से आई, क्योंकि उन लोगों ने फॉरेन से मंगवाई थी, और जिस बंदे ने यहाँ पे उसे बोला था कि अगर चाबी उसके हवाले कर दी जाएगी तो फिर वो यहाँ पे उसके बेटे को बचा लेगा जेल जाने से। साओजियन सोचता अगर ये वाली बात सही है तो फिर कोई साइडों से यानी कि कहीं और से उसके ऊपर यहाँ पे नजर बनाए हुए और उसे टारगेट कर रहा है। और उस बंदे को पता कैसे चला कि साओजियन के पास ही वो चाबी है, क्योंकि ये बात सिर्फ पुलिस से जानती थी और उन्हें पता था कि वो यहाँ पे चोटिल है और हॉस्पिटल के अंदर भर्ती है। लेकिन अगर वो पुलिस से है तो फिर उसने यहाँ पे उसकी माँ को क्यों उठवाया। इसलिए वो जियांगताओ से दूसरा सवाल पूछता है कि उसे कैसे पता कि वो और उसकी फैमिली हॉस्पिटल के अंदर थी। सिर्फ पुलिस को इस बारे में पता था कि उन लोगों ने इन्फॉर्मेशन लीक की, जिसपे जियांगताओ आगे से बताता है कि पुलिस ने नहीं बल्कि किन फैमिली से उसे किसी ने बताया था। इसी वजह से जियांगताओ को ये भी पता था कि किनसेंग के लोगों ने उसे घेर रखा होगा, इसलिए जियांगताओ ने उसकी माँ को उठवा लिया। जिससे साओजियन को पता लग जाता है कि यहाँ पे साओयांग ही है जिसने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लीक की होगी। लेकिन अगर वो साओयांग है तो फिर किनसेंग को इस बारे में पता होना चाहिए। और अब यहाँ पे साओजियन थोड़ा सा कंफ्यूज था कि वो दोनों एनिमीज हैं या फिर साथी हैं। साओजियन पूरी तरीके से कंफर्म होने के लिए जियांगताओ से पूछना चाहता था क्या वो साओयांग थी, लेकिन जियांगताओ बता पाता उसे पहले ही कोई दरवाजा खोल के अंदर आने वाले था, इसलिए जियांगताओ का कॉन्फिडेंट बूस्ट हो जाता है और वो साओजियन से कहता है बेटा तुम तो गए। लेकिन साओजियन जियांगताओ का मुंह पकड़ता है और नामपुरी अंदर घुसा के उसे नीचे बिछा देता है, और जब तक वो लोग अंदर आ पाते उन्हें यहाँ पे सिर्फ जियांगताओ तड़पते हुए ही मिलता है। लेकिन वो लोग जियांगताओ को बचाने की जगह पे उसका गेम ही बजा देते हैं, उसे वहीं पे ही खत्म करके, और उसे खत्म करने के बाद में वो लोग निकल जाते हैं। ये कहीं ऊपर से आए थे किसी ऑर्गेनाइजेशन से, इसलिए लोगों ने चेहरे के ऊपर किसी तरीके का मास्क
मास्क भी पहन रखा है। साउजियन में इन लोगों को देख रहा था, लेकिन वो एक चीज देख के हैरान हो जाता है, वो था यहाँ पे कट्टा। दरअसल कंट्री ए के अंदर गन पूरी तरीके से बैन है, नॉर्मल सिविलियन इसे हासिल नहीं कर सकते हैं, यहाँ तक कि गैंगस्टर भी नहीं यूज करते। वहीं पे ये लोग जियांगताओ को बिछाने के बाद में मेन हॉल की तरफ बढ़ जाते हैं किल काउंट बढ़ाने के लिए। वहीं पे साउजियन कट्टे को देख के कंफर्म कर लेता है कि ये लोग कंट्री ए से नहीं है, कहीं बाहर से आए हुए हैं। अब उसे ये पता लगाना था कि ये लोग हैं कौन। ये लोग किनसंग के आदमी हैं, लेकिन अगर ये होते तो फिर ये सबसे पहले मेन हॉल को ही बिछाते हुए नीचे आते। खैर उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता, उसे यहाँ पे अपनी मदर को लेके बाहर निकलना है और अपने आप को भी पैचअप करना है, नहीं तो खून बहने से उसकी भी डेथ हो जाएगी। जिसके बाद वो जियांगताओ को देखते हुए यही सोचता है कि इसका साथ जो हुआ वो तो चलो ठीक ही था, बुढ़े ने कई सारे क्राइम किए थे, लेकिन उसे इन्फॉर्मेशन ज्यादा नहीं मिल पाई। वो यहाँ पे ये भी कंफर्म नहीं कर पाया कि किन फैमिली के अंदर असली गद्दार है कौन। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे ये जानना है कि किसने उसकी पेरेंट्स की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लीक की। उन लोगों का टारगेट यहाँ पे चाबी ही है। जब से ये चाबी उसके हाथों में आई है, तब से उसकी जिंदगी यहाँ पे पूरी तरीके से तहस महस हो गई है। हर कोई उसकी लोकेशन यहाँ पे ढूंढ के निकाला, जैसे कि ट्रैकर लगाया हो उसके ऊपर। अभी के लिए उसे यहाँ पे कल्टी मारनी है, तो वो तुरंत यहाँ से भागता है पीछे के दरवाजे से, और उसे यहाँ पे किस्मत की बदौलत एक गाड़ी भी मिल जाती है फ्री किल के साथ में। इसीलिए साउजियन सबसे पहले उसको लपेटता है, जिसके बाद गाड़ी के अंदर बैठाता है अपनी माँ को, और वो अपनी मदर को देखते हुए यही सोच रहा था कि उसकी वजह से उसकी मदर को यहाँ पे ये सब कुछ सफर करना पड़ा है। जिसके बाद वो अपने फादर के बारे में सोचते हुए कहता है कि घर जाके बड़े भाई से भी निपटना है। बॉडी के हिसाब से तो फादर लगता है, लेकिन कैप्टन और उम्र के हिसाब से तो उसका भाई ही हुआ ना। और साउजियन की फटी बड़ी थी कि वो ये कैसे हैंडल करेगा। खैर जो भी उसे हैंडल तो करना ही था। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे किनसंग वाली साइड पे आ जाते हैं, जहाँ पे राइट हैंड उससे अभी भी ये कह रहा था कि तुम्हारा एटीट्यूड अभी भी हरामियों वाला ही है। देख के गुस्सा आता है। राइट हैंड किनसंग से कहता है कि तुम तो घर के अंदर घुसे ही चले आ रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि लोग इस बारे में बातें करेंगे। इस पे किनसंग उसे कहता है कि हम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, और तुझे अच्छे से पता है कि तू यहाँ पे ड्रग नहीं सेल कर सकता है। इसके बावजूद तुम यहाँ पे उसे बेच रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगा कि ये दिन कभी ना कभी तो आएगा ही। जिस पे राइट हैंड बोलता है कि ड्रग लीगल होने वाले हैं, वो तो बस यहाँ पे मार्केट बना रहा है, क्योंकि अगर वो लोग पहले मार्केट यहाँ पे सेट नहीं करेंगे तो फिर जो लोकल लोग हैं वो यहाँ पे मार्केट को घेर लेंगे और वो लोग पैसा नहीं बना पाएंगे। एज अ गैंगस्टर पैसा बनाना ज्यादा जरूरी चीज है। जिसपे किनसंग आगे से कहता है भाड़ में गया बिल, जब तक मैं खड़ा हूँ तब तक डिस्ट्रिक्ट 26 यहाँ पे ड्रग फ्री ही रहेगा। साला इतने सारे बिजनेस पड़े हुए, उन्हें उठा लो यार, किडनी बेचो, आदमी बेचो। अब तो जीएसटी लग गई है, महंगे भी हो गए होंगे दाम। तुम्हें साला वही चीज बेचनी है जिससे मेरी खुलसती है। ये बहुत बात कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा स्पीड अप करता हूँ। राइट हैंड किनसंग से कहता है कि तुम भी उसी काम के अंदर जिस काम के अंदर मैं हूँ, तभी तुम यहाँ पे एंटी ड्रग सेवियर के तरीके खुद को यहाँ पे सेंट बुला रहे हो, लेकिन सुअर के अलावा और तुम कुछ भी नहीं हो। मुझे अच्छे से पता है कि तुम किस टाइप के इंसान हो। तुम्हें ड्रग से नफरत सिर्फ इसलिए है क्योंकि इसी की वजह से तुम्हारी असली मदर की मौत हुई थी, ड्रग ओवरडोज की वजह से। जिसपे किनसंग इस बार खुलस जाती है, क्योंकि वो मीठी गोली भी सामने दिखा रहा था। ये बिल्कुल ऐसा है कि जैसे कि तुमने किसी बेटा सा डाई हार्डकोर फैन के सामने उसकी बेइज्जती कर दी हो। इसलिए किनसंग यहाँ पे राइट हैंड से कहता है कि बेटा आज तुम तो गए, आज तो तुम्हें हमारी दोस्ती भी नहीं बचा सकती। इस पे राइट हैंड आगे से हंसते हुए कहता है कि तुम यहाँ पे बाहर से लोगों को लेके आए, हम लोगों को लूटा और इस पूरी जगह के ऊपर कब्जा कर लिया, जबकि ये जगह हमारी हुआ करती थी, और तुम्हें भी लगता है कि तुम दोस्ती का बोलबाला करोगे। इस पे किनसंग यहाँ पे फाइट करने को रेडी था, लेकिन राइट हैंड यहाँ पे डबल गेम खेल रहा था। उसने यहाँ पे जियांगताओ और किनसंग दोनों की फील्डिंग सेट कर दी थी। इसी के बाद इन लोगों को यहाँ पे गन की आवाज सुनाई देती है। इतनी टाइम पे यहाँ पे उन लोगों ने जियांगताओ का भेजा उड़ा दिया था, जिससे इन लोगों को समझ में आ जाता है कि ये लोग ओपन फायर में और कट्टा मैदान में आ चुका है, तो खेल खत्म हो सकता है किसी भी पल। वह पे किनसंग राइट हैंड से पूछता है कि उसने क्या किया है। वह पे हर एक रास्ते को कंट्रोल करता है जहाँ से गन का एक कतरा कतरा भी यहाँ पे नहीं आ सकता। जिस पे राइट हैंड उसे कहता है कि तुम नादान बालों को बच्चा, क्या तुम्हें सच में लगता है कि सभी चीज तुम्हारे कंट्रोल के अंदर रहती हैं? किस्मत काफी ज्यादा अजीब चीज है। आज के दिन यहाँ पे जियांगताओ और उसकी डेथ स्क्वाड की फील्डिंग सेट होनी थी, लेकिन किसने सोचा था कि लगे हाथों तुम्हारा भी गठबंधन हो जाएगा। जिसके बाद वो मीठी गोली खाता है और जितने भी यहाँ पे लोग थे वो सभी इन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ऑफ कोर्स किनसंग की स्क्वाड ने भी यहाँ पे कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, ये भी लोग मंजे हुए खिलाड़ी थे, इसलिए ये लोग यहाँ पे अपनी पुरानी टैक्टिक्स का यूज करते हुए स्क्वाड फॉर्मेशन के अंदर आते हैं और फाइट करना शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम लोग किनसंग को देखते हैं, जिसको यहाँ पे गन शॉट्स की आवाज सुनाई दे रही थी। वह भी आवाजों से साफ पता चल रहा था कि यहाँ पे डेजर्ट ईगल, एंटी राइफल और सब कुछ इस्तेमाल किया जा रहा था। साउजन को ये लग रहा था कि किनसंग का तो आज आखिरी दिन है, लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी मदर यहाँ पे सेफ है, सिर्फ यही चीज मैटर करती है, और वो तुरंत यहाँ से भाग जाता है अपनी जान बचाते हुए। जिसके बाद हम लोग किनसंग को देखते हैं और भाई के हालात कुछ ज्यादा ही खराब थे। साउजन के कहने पे इसने बुलेट प्रूफ वेस्ट तो पहना हुआ था, लेकिन इसके बावजूद ये बुरी तरीके से घायल हो गया था, क्योंकि एक गोली सीधा इसकी पसलियों में जा लगी थी। वेस्ट की वजह से बुलेट तो रुक गई थी, लेकिन जो फोर्स था वो थोड़ी ना रुका था, पसली टूट गई थी अंदर की। उतने में ही एक गार्ड यहाँ पे किनसंग को देख लेता है, तो वो उसके ऊपर यहाँ पे फायरिंग शुरू कर देता है और सभी लोगों को बता भी देता है कि वो नॉर्थ सेक्टर की तरफ जा रहा है। और किनसंग के आगे तांगे ढीले हो चुके थे, कई जगहों से यहाँ पे पिचकारी की तरीके खून बह रहा था। अगर उसने जल्दी से पैचअप नहीं किया तो खून की वजह से ही वो यहाँ पे मारा जाएगा। उतने में यहाँ पे सीगोंग नाम का किनसंग का एक साथी उसको अपनी तरफ बुला लेता है, और ये एक सेफ प्लेस था, भले ही कचड़े वाली जगह थी लेकिन सेफ था। किनसंग अपने साथी सीगोंग से कहता है कि मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक रुक नहीं सकता, बाकी लोग कहाँ पे हैं। तो
जिसके बाद किनसंग सीगोंग से यहाँ पे रास्ता पूछ रहा था कि किस तरफ जाना है, हम लोग बाकी लोगों को ढूंढ के यहाँ से निकलते हैं। लेकिन सीगोंग के इरादे हमें कुछ सही नहीं बता रहे हैं और जितने में किनसंग समझ पाता कि धोखा मिलने वाला है उतने में ही सीगोंग उसके अंदर यहाँ पे रामपुरी घुसा देता है और एक्स्ट्रा डैमेज के लिए उसे थोड़ा सा घुमा भी देता है, जिससे पिचकारी के तरीके दोबारा खून बाहर निकलता है। उतने में राइट हैंड भी यहाँ पे घूमते हुए आ गया था, जो कि यहाँ पे सीगोंग को ही अपनी तरफ कर लिया था। वहीं पे किनसंग का बस एक ही सवाल था कि सीगोंग ने उसे धोखा क्यों दिया। वहीं पे राइट हैंड किनसंग से कहता है कि यार तुमने मरने के लिए जगह भी एकदम खतरनाक ढूंढी, सीधा गटर के पास में। वहीं पे किनसंग सीगोंग से पूछ रहा था कि धोखा काहे लिए दिए बे, वो कसमें वादे भूल गए क्या। बेसिकली ये सभी मर्सनरी स्क्वाड के एक मेंबर थे, तो फिर इन लोगों को यहाँ पे कसमें वादे मिले हुए थे कि साथ मरेंगे साथ जिएंगे वाली शिट। हालांकि राइट हैंड उसे साफ हिंदी में समझा देता है कि कौन से जमाने में जी रहे हो भाई, एक चिड़िया सबसे बढ़िया ये ट्री तो ढूंढेगी ना बैठने के लिए, यानी कि जहाँ पैसा वहाँ आदमी। बाय द वे इसने पैसा नहीं कुछ और ही दिया होगा, क्योंकि किनसंग भी तो अमीर ही है। खैर वो लोग किनसंग का गेम यहाँ पे बजा पाते उससे पहले इन लोगों को हॉर्न और लाइट की आवाज सुनाई देती है। तो जब ये लोग पीछे मुड़ के देखते हैं तो यहाँ पे जी वैगन आ रही थी, वो भी फुल स्पीड में, जिसको ड्राइव करने वाला साउजियान ही था। खैर वो उनकी तरफ फुल स्पीड से आगे बढ़ा था और वो उनके साथ भाई वाला सीन करता, उससे पहले ये लोग डॉज कर लेते हैं इधर उधर जंप करके। जिसके बाद साउजियान किनसंग के लिए यहाँ पे दरवाजा खोलता है और उससे बोलता है कि अंदर बैठो मेरी जान कचौड़ी खा के। उतने में राइट हैंड उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों ने ये कट्टा काहे लिए पकड़ा है, दिवाली के लिए बरसाओ बे, किस लिए रखे हो इसको। जिसपे वो लोग यही काम करते हैं, लेकिन जे वैगन बुलेट प्रूफ थी, इसलिए उन लोगों को दोबारा डॉज करना पड़ता है, क्योंकि नहीं तो भाई वाला सीन हो जाता। रेटिंग में करने नहीं वाला, नहीं तो तुम्हें पता है कि कौन सा मीम लगाता मैं यहाँ पे। खैर राइट हैंड हम यहाँ पे कुछ भी उखाड़ नहीं पाता सिवाय कट्टा नीचे फेंकने के, क्योंकि अभी फ्रस्ट्रेशन में और कर ही क्या सकता है। वो किनसंग साउजियान से कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम बचाने के लिए आओगे मुझे। जिसपे साउजियान सीधे शब्दों में तो कहता नहीं है, लेकिन घुमा के जरूर बोल देता है कि वो उसे बचाने के लिए नहीं बल्कि ये गाड़ी वापस करने के लिए आया हुआ था। वो लोग आगे बात कर पाते उससे पहले ही साउजियान की मदर को होश आ जाता है, क्योंकि साउजियान को चोट लगे कि उससे कहती है कि जल्दी से हॉस्पिटल चलो और पुलिस को बुलाओ, वो लोग हमारे पीछे पड़े होंगे। इस पे साउजियान मन के अंदर यही सोचता है कि बता दूं क्या कि उन लोगों की पहले ही लाशें बिछ चुकी हैं। लेकिन उतने में किनसंग यहाँ पे पान की खांसी खांसता है, तो फिर साउजियान की मदर उसको देख के पूछते है कि तुम कौन हो भाई और तुम्हारी हालत इतनी खस्ता काहे लिए है। साउजियान उससे पूछता है कि फेफड़े में कुछ अटक वटक गया है क्या, गाड़ी से उतार दो वजन कम होगा। तो फिर किनसंग आगे से बताता है कि एक गोली उसकी रिब यानी कि पसलियों के अंदर फंसी हुई है, वो उससे तो बच जाएगा, लेकिन ये जो नाइफ का निशान है वो उसे यहाँ पे मारे दे रहा है। अभी से साउजियान की मदर काफी ज्यादा परेशान थी, वो लोग यहाँ पे इतनी भारी चोटों को ऐसे बोल रहे थे जैसे कि कोई खरोच वरोच लगी हो। वही पे साउजियान किनसंग से कहता है कि अब तुम्हें यहाँ पे हीलिंग किट देनी पड़ेगी, नहीं तो घर पहुंचते पहले ही तुम्हारी फील्डिंग सेट हो जाएगी। जिसके बाद वो तुरंत एक कन्वीनियंस स्टोर के पास में यहाँ पे गाड़ी रोकता है, सॉरी आदरणीय गैस स्टेशन के पास में। अब साउजियान अपने साथ में ये सब कुछ लेके आया था और मुझे चाइनीज नहीं आती तो मैं तुम्हें पढ़ के बता नहीं सकता, सीधा इस्तेमाल ही देखेंगे। वही पे साउजियान की मदर उससे पूछते हैं कि तुम इसका इलाज कैसे करोगे भाई, अगर यहाँ पे चोट के ऊपर थोड़ा सा भी इन्फेक्शन हो गया तो फिर ये सीधा ही निपट जाएगा। जिसपे साउजियान आगे से कहता है कि उन लोगों के पास चॉइस नहीं है। जिसपे साउजियान उससे कहता है कि चिंता ना करो, मैं प्रोफेशनल हूँ इस मामले में, बस यही बात है कि तुम्हें दर्द होगा, थोड़ा सा पेन किलर होती तो तुम्हारा काम बन जाता। लेकिन किनसंग उसे कहता है बकवास बाद में पीला, सीधा इलाज करो सबसे पहले। वही पे किनसंग यहाँ पे साउजियान के टेक्निक्स को देख के काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि उसने सबसे पहले यहाँ पे जो स्टिचिंग टेक्निक यानी कि कांटा मारने वाली टेक्निक थी वो काफी ज्यादा बढ़िया थी। और उससे पहले साउजियान ने सभी चीजों को यहाँ पे सबसे पहले डिसइंफेक्ट यानी कि अल्कोहल में डुबाया था, तो वो सभी शुद्ध हो गई हैं। और जो पेपर पकड़ने वाला एक क्लिपर नहीं होता है उसको साउजियान ने एक तरीके के निडल के अंदर बदल दिया था, जिससे कांटे मारे जाते हैं। वही पे साउजियान की मदर भी यही सोच रही थी कि ये मेरा ही पुत्र है ना, या फिर मैंने कभी अपने पुत्र को अच्छे से जाना ही नहीं है। नहीं है आपका पुत्र ये। जिसके बाद साउजियान अपनी डॉक्टरी शुरू करता है और वो सबसे पहले घाव के ऊपर यहाँ पे स्टिचेस मारता है, टाके तो कुछ ही देर के अंदर ही पड़ जाते हैं। जिसके बाद अगला नंबर यहाँ पे गोली का था, लेकिन गोली से पहले साउजियान यहाँ पे किनसंग की तारीफ करता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी चमड़ी तो कैपिबारा से भी ज्यादा सख्त है, चिंता ना करो तुम्हारे ऑर्गन्स के ऊपर बुलेट नहीं गई है, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल होगी अब यहाँ पे। वह किनसंग अपने मन के अंदर ये सोच रहा था कि यहाँ पे साउजियान ने क्लिनिक डॉक्टर के लेवल का काम किया है, बिना 100-200 स्टिचेस मारे हुए ये स्किल तो नहीं आएगी। और फिर साउजियान की मदर उसे पूछती है कि ये बताओ कि आगे क्या होगा, सारा माल तो तुमने यूज कर लिया, सिर्फ कुछ ही बचा हुआ है। इसको भी मजा आ रहा है, ये भी कुछ नई चीजें देख रही है। जिसपे साउजियान आगे से बताता है कि डायपर का इस्तेमाल यहाँ पे जो चोट होगी उसे भरने के लिए किया जाएगा और ऊपर से वो वाटर प्रूफ भी रहेगा, यानी कि इन्फेक्शन का खतरा कम। जो बुलेट है वो सीधा यहाँ पे पसलियों पे जाके लगी है और वहाँ पे पसली का एक बोन का जो फ्रेगमेंट है वो थोड़ा सा चिटक गया है, यानी कि टूट के बिखर गए हैं। जो ब्लड वेसल यानी कि नसों के अंदर थोड़ा सा जम गए हैं, जिससे यहाँ पे खून जम रहा है, इसलिए जो टुकड़े हैं उन्हें थोड़ा सा बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि ब्लीडिंग से तो यहाँ पे किनसंग नहीं मरेगा, लेकिन इन्फेक्शन से वो बच नहीं पाएगा। और उसे ये भी पता है कि ब्लैक मार्केट की जो गोलियां रहती है वो कितने ज्यादा दो क्वालिटी की रहती है, इसलिए उन लोगों को उन टुकड़ों को बाहर निकालना ही पड़ेगा। इसके लिए साउजियान यहाँ पे सबसे पहले आइसक्रीम और नील क्रीपर यानी कि नाखून काटने वाला हथियार मांगता है, और किनसंग ये देख के हैरान था कि ये इन दोनों के साथ में क्या करेगा। वो यही पूछता है कि तुम इसे क्या निकालने की फिराक में हो। जिसपे हम देखते हैं कि साउजियान आइसक्रीम को गोली मारता है, लेकिन उसका चम्मच बाहर निकाल लेता है। साउजियान बता रहा था कि जो चोट है वो थोड़ी सी गहरी नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे थोड़ा सा काम का है, नहीं तो वो भी यूजलेस होता। वो भी किनसंग की फट रही
रही थी वो कह रहा था कि रहने दो, हॉस्पिटल चलते हैं, छोड़ो ये। साउजन उसे कहता है कि रुको यार, जिसके बाद वो यहाँ पे नेल कटर को घाव के अंदर डालता है और उसे यहाँ पे खींच देता है, जिससे जो घाव का थोड़ा सा एरिया था वो बड़ा हो जाता है, यानी कि अब यहाँ पे आइसक्रीम वाला चम्मच अंदर जा सकता है। ऑफ कोर्स किनसेंग यहाँ पे चीख निकल गई थी और वो यहाँ पे किनसेंग को सफाई देते हुए कहता है कि सोचो तुम एक एशियन वॉरियर हो जिसने अपनी हड्डियों के अंदर से पॉइजन को बाहर निकाला था। जिसके बाद साउजन को यहाँ पे गोली मिल जाती है जो कि यहाँ पे मैग्नम की थी। मैग्नम की जो बुलेट्स रहती हैं वो थोड़ा सा साइज में बड़ी रहती हैं नॉर्मल पिस्टल के मुकाबले। जिसके बाद हम लोगों को किनसेंग का थोड़ा सा पास्ट दिखाया जाता है, क्योंकि किनसेंग बचपन से ही स्ट्रॉन्ग था, इसलिए हर कोई उसे मॉन्स्टर ही बुलाया करता था। चाहे वो बचपन का पल हो, चाहे वो बॉक्सिंग रिंग हो, चाहे वो कोई सी भी जगह हो, हर कोई उसे मॉन्स्टर ही बुलाता था और उसे कोई फर्क भी नहीं पड़ता था, क्योंकि ये बात सही थी, वो यहाँ पे कुछ ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग था और उसे लग रहा था कि वो दुनिया के अंदर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन उसका ये सच तब बदल गया जब साउजन यानी कि कैप्टन की असली बॉडी उससे मुलाकात नहीं हुई। तब साउजन ने उसे कस के धोया और उसे बोला कंफ्यूज ना होना, ये कैप्टन है, यानी कि वो सोल जो कि इतने समय यहाँ पे साउजन रियल बॉडी ओनर की बॉडी के अंदर है। और फिर साउजन उससे कह रहा था कि तुम वो मॉन्स्टर हो जिसके बारे में हर कोई बात कर रहा है। और फिर किनसेंग उससे यही पूछ रहा था कि वो उसे हारा क्यों, जिसपे किनसेंग कहते हुए यही निकल गया था कि इससे क्या मतलब है, एक लूजर लूजर ही रहेगा, वो कभी टाइगर नहीं बन सकता। और इसी चीज को याद करते हुए किनसेंग की आंखें खुलती है तो उसके सामने यहाँ पे साउजन बैठा हुआ था जो कि यहाँ पे एक्सरसाइज कर रहा था। साउजन उससे कहता है कि बगल में पानी और थोड़ी सी एंटीबायोटिक्स पड़ी हुई है, उन्हें चुपचाप ले लो। और फिर किनसेंग ये देख के हैरान था कि ये बंदा किस मिट्टी का बना हुआ है, कल तक इसकी हालत खराब थी और यहाँ पे दोबारा ट्रेनिंग कर रहा है। जिससे किनसेंग को समझ में आ जाता है कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है और वो साउजन से पूछता है कि कितने दिन हो गए हैं। तो साउजन उसको बताता है कि ये तीसरा दिन है जब से वो लोग यहाँ पे भागते हुए फिर रहे हैं। जिसके बाद किनसेंग अपना फोन ढूंढने की कोशिश करता है तो साउजन बताता है कि उसने वो फेंक दिया। किनसेंग पहले तो भड़कता है लेकिन उसे बाद में समझ में आ जाता है और साउजन आगे से बताता है कि उन लोगों को यहाँ पे सस्पेक्ट के तौर पे मार्क कर दिया गया है मेजर असॉल्ट के अंदर और पूरा का पूरा नेशन अब उन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। और अगर तुम सोच रहे हो कि यहाँ पे साउजन की मदर का नाम क्यों नहीं है तो फिर वो विक्टिम है क्योंकि उन्हें उठवा लिया गया था। और फिर साउजन के इस तरीके से बात करने से यहाँ पे किनसेंग को बार बार डेजा वू वाली फीलिंग आ रही थी, क्योंकि जब कैप्टन ने उसे बोला था कि एक लूजर लूजर ही रहेगा और साउजन ने ये वाली बात भी बोली थी जब वो यहाँ पे किनसेंग के छोटे भाई की फील्डिंग सेट करके जा रहा था और इसीलिए यहाँ पे किनसेंग का दिमाग खराब हो गया था और तब उसने यहाँ पे साउजन के ऊपर हमला किया था। इसलिए मैंने उस टाइम पे ये बात बोली थी कि ये बात हमें आगे पता चलेगी कि हमला क्यों हुआ। और फिर किनसेंग बार बार साउजन को ही घूरे जा रहा था तो साउजन उससे कहता है क्या घूर रहे हो, और वो मन के अंदर सोचता है कहीं इसका कुछ मामला गलत तो नहीं है। और फिर साउजन किनसेंग से कहता है अगर हम लोग एक साथ ही रहने वाले हैं तो फिर मैं यहाँ पे कुछ चीजों को क्लियर करना चाहता हूँ। लेकिन किनसेंग उसकी बातों के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा था, वो यहाँ पे कैप्टन के बारे में ही सोचे जा रहा था। किनसेंग यहाँ पे कैप्टन को ढूंढने की कई सारी कोशिश किया है, कई सालों तक उसे ढूंढा है, लेकिन इसके बावजूद कैप्टन का यहाँ पे नामो निशान नहीं है। हालांकि किनसेंग ने अभी भी यहाँ पे उम्मीद नहीं छोड़ी है, उसने कसम खाई हुई है कि किसी भी कीमत पे वो यहाँ पे उसे ढूंढेगा और उसे यहाँ पे हराएगा और उसे बताएगा कि मार्शल स्पिरिट होती क्या है। भाई तेरे सामने ही खड़ा है लेकिन सेकंड हैंड रूप में। वहीं पे साउजन किनसेंग से कहता है कि सुनो तो यार मेरी बात। तो किनसेंग उसे कहता है कि बको, और वो मन के अंदर सोचता है कि ये कुछ ज्यादा ही बोल रहा है। जिसके बाद साउजन वही सीक्रेट की बाहर निकालता है और वो पूछता है कि ये है क्या चीज, हर कोई इसके पीछे क्यों पड़ा हुआ है। किनसेंग उसे कहता है कि ये तुम्हारे पास सच में थी, अगर ये पहले दे देते तो फिर ये सब कुछ हुआ ही ना होता। और वो मन के अंदर सोचता है कि छीन लूं क्या इससे, इसे मार दो यहीं पे। हरकतों से तो ये बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं लगता है, पर कैसे भी वो ये सब कुछ करने के हालातों में नहीं था, इसलिए वो यहाँ पे साउजन को बताता है कि ये सीक्रेट की, जैसा कि नाम पता चलता है कि ये किसी चीज को खोलती है। साउजन आगे से कहता है पॉइंट पे आओ, मुझे भी पता है कि किसी चीज को खोलती ही होगी। तो फिर किनसेंग यहाँ पे पॉइंट पे आता है और साउजन को बताता है कि वो इस सीक्रेट की का इस्तेमाल करके एक डार्क डोमेन नाम की जगह पे जा सकता है। साउजन यहाँ पे अंदाजा लगाता है और उसे लगता है कि ये किसी अंडरग्राउंड मार्केट की जगह होगी। तो किनसेंग उसे बताता है कि ये चीज असल में एग्जिस्ट ही नहीं करती है, यानी कि डार्क डोमेन एक डिजिटल स्पेस है, वही बाइनरी कोड वाली दुनिया 01010101। लेकिन ये चीज उतनी पेचीदा नहीं है जितनी अगली चीज होगी। किनसेंग आगे से बताता है कि अगर उसके पास यहाँ पे इनफ यानी कि कई सारी डिजिटल की होगी तो फिर वो डार्क डोमेन का यूज करके कुछ भी रियलिटी के अंदर हासिल कर सकता है। छोटी चीजें तो बहुत ही नॉर्मल चीजें हैं, जैसे कि ज्वेलरी हो गया, पार्टनर हो गया, मटेरियल स्टफ हो गया, या तक कि बड़ी चीजें भी वो हासिल करता है, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, स्टेटस हो या फिर पावर हो। अगर उसके पास यहाँ पे कई सारी की है तो फिर वो किसी कंट्री का प्राइम मिनिस्टर भी बन सकता है। ऑफ कोर्स इस बात के ऊपर साउजन को यकीन नहीं होता, जिसपे किनसेंग भी आगे से ये बोलता है कि उसने बस यहाँ पे सिर्फ अफवाहें सुने हैं, अब ये चीज असली हो या फिर मैजिकल हो उसे इस बारे में नहीं पता है और न ही इसने अभी तक इसका यूज किया है। जिसपे साउजन का माथा घूम जाता है कि इतना सब कुछ बताने के बाद में उसे मेन चीज ही नहीं पता कि की का यूज कैसे करना है। जिसपे किनसेंग आगे से कहता है कि उसे यहाँ पे चीज से मतलब ही नहीं है। अब ये बात बुरी हो या फिर अफवाह हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बस इस चीज को यहाँ पे
डिस्ट्रॉय करना चाहता था ताकि जियांग ताओ या फिर उसके बेटे के लोगों के हाथों में ये चीज ना जाए और वो लोग इसका यहाँ पे यूज न कर पाए। जिसके बाद किनसंग पूछता है कि वैसे हम लोग हैं कहाँ पे और मेरे कपड़े कहाँ पे गए, जिसपे साउजन आगे बताता है कि मैंने तो वो बेच दिए इस जगह के लिए। किनसंग उसे कहता है उसकी कीमत लाखों की थी, जिसपे साउजन आगे से कहता है कि लाखों में थी लेकिन सोने को मिल रहा है इस जगह पे, वही बड़ी बात है। फिर साउजन की बातों से किनसंग को पता चल जाता है कि वो लोग डिस्ट्रिक्ट 24 के अंदर है, जो कि एक इलीगल इमिग्रेंट है, यानी कि बाहर के देशों से आए हुए लोग जो कि यहाँ पे वीजा पे नहीं आते, चोरी छुपे। ये उस जगहों से भरी रहती है। ये जगह यहाँ पे गरीबी, अराजकता और डिसऑर्डर से भरी पड़ी है, यानी पे यहाँ पे नियम और कानून बहुत ही कम चलते हैं और छुपने के लिए ये सबसे बढ़िया जगह है। उतने में किनसंग साउजन से कहता है कि उसे एक फोन की जरूरत है, उसके कुछ कॉन्टैक्ट है। लेकिन साउजन उसे कहता है तुम्हारा दिमाग खराब है, क्या तुम्हें पता भी है कि कौन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, किसने तुम्हें धोखा दिया। जिसपे किनसंग को याद आता है कि उसके सबसे भरोसेमंद साथी ने उसे धोखा दिया था, तो वो कंपनी के लोगों के ऊपर कहाँ ये भरोसा कर पाएगा, और क्या पता कंपनी के अंदर कितने स्पाइस भरे हुए हो जो कि उसकी लोकेशन को यहाँ पे मार्क कर ले। और फिर किनसंग की बातों को सुनकर यहाँ पे साउजियान को भी टॉमी के बारे में याद आ जाता है जो उसे धोखा मिला था। खैर इसके बाद साउजन वही फेमस वाले लुक के अंदर आता है, मुंह छुपाए घूंघट दिखाई वाले, और यहाँ से जाने लगता है कि उसे यहाँ पे कुछ तो करना ही था, वो खाली बैठ तो नहीं सकता है यहाँ पे। तो किनसंग उससे कहता है कि हल्के में ले रहे हो क्या बे, तुम्हें क्या लगता है कि मेरे पास बैकअप प्लान नहीं होगा। जिसपे साउजन उसके मजे लेते हुए कहता है कि क्या है बैकअप प्लान तुम्हारे पास, कहीं आर्मी छुपी हुई है या फिर अपने खाली हाथों से गोलियां पकड़ सकते हो। तो किनसंग उससे कहता है बकवास बंद करो। जिसके बाद वो उसे यहाँ पे एक जगह का एड्रेस देता है और उसे बताता है कि किसी अंडरग्राउंड शॉपिंग जोन के अंदर जाओ और वहाँ पे एक लड़की को ढूंढो जिसका नाम रिन होगा। जिसके बाद यहीं से सिंसिप्टो के एक आइडल ग्रुप के ऊपर आ जाता है जहाँ पे मस्त नाच गाना चल रहा था और लौंडे से ज्यादा यहाँ पे बुढ़े भरे पड़े हैं, वो यहाँ पे नाच देखने के लिए आए हुए थे। वो फिर साउजन भी इस अड्डे पे आ गया था क्योंकि उसे यहाँ पे जिसकी तलाश थी वो इन आइडल गर्ल्स में से एक थी, और वो पोस्टर को देखते हुए कहता है कि इनमें से एक है हमारे कमबैक की चाबी। जिसके बाद हमें रिन की मुंह दिखाई भी कर दी जाती है और साउजन के लिए अब थोड़ा सा ऑकवर्ड हो सकता है क्योंकि वो किसी आइडल के यहाँ पे पैर चाटने वाला था। जैसा कि हम लोगों ने अक्सर देखा ही है कि नाच गाने के बाद में फैंस आते हैं सिग्नेचर लेने के लिए, और इनकी फैन फॉलोइंग कुछ ज्यादा ही थी, इसलिए उसकी यहाँ पे लंबी कतार लगी हुई थी। अब इसका रीजन ये भी था कि वो कुछ ज्यादा ही पोलाइट होकर लोगों से बात करती है और जो भी लोग कहे वो कर देती है, इसलिए उसके फैन ज्यादा थे। मतलब पूरे आइडल ग्रुप का कत्था जो था इसी ने अपने कंधों के ऊपर लाद रखा है। खैर इसके बाद अगला नंबर साउजियान का लग जाता है और साउजियान आगे से यहाँ पे रिन को बताता है कि उसका एक लॉयल फ्रेंड है जो कि उसका बहुत बड़ा वाला फैन है, लेकिन किसी एक्सीडेंट के चलते उसे यहाँ पे चोट लग गई तो वो खुद नहीं आ पाया। जिसके बाद वो आगे से कहता है यहाँ पे सिग्नेचर कर दो। पोस्टर के ऊपर इंफिनिटी का निशान था जिसको देख के यहाँ पे रिन सीरियस हो जाती है। जिसके बाद वो साउजियान से यहाँ पे कंफर्म करने लगती है कि वो बंदा किनसंग ही है ना, यानी कि कद काठी कैसा है, रंग वंग वगैरह वगैरह सब कुछ कंफर्म करने के बाद में वो यहाँ पे पोस्टर के ऊपर कुछ लिख देती है और साउजियान को दे देती है, ये कहते हुए कि तुम्हारे दोस्त को भली उम्र मिले। और पोस्टर के ऊपर यहाँ पे एड्रेस लिखा हुआ था जहाँ पे वो दोनों चुपके से मिल सकते हैं। और फिर साउजियान अपने मन के अंदर यही सोच रहा था कि ये यहाँ पे आइडल ग्रुप का कवर लिए हुए है, इसकी असली आइडेंटिटी क्या होगी। वो भी किनसंग ने जब साउजियान को रिन के बारे में बताया था तो साउजियान ने बेशक पूछा था कि तुम्हें यकीन है ना कि वो तुम्हें धोखा नहीं देगी। जिसपे किनसंग आगे से साफ बोलता है कि उसे पूरी दुनिया धोखा दे दे लेकिन वो नहीं देगी। और वो साउजियान को ये भी कहता है अगर तुम उसे यहाँ पे ले आते हो तो फिर मैं तुम्हारी एक रिक्वेस्ट किसी भी कीमत पे पूरी करूंगा, और वो रिक्वेस्ट कुछ भी हो सकती है। साउजियान उसे कहता है सोच लो, कुछ भी मांग सकता हूँ। जिसपे किनसंग आगे से कहता है सोच लिया। जिसके बाद वो यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल बनाता है और उसे पट्टी पढ़ा देता है जो हमने अभी देखी ली है तो बताने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम लोग साउजियान को उस जगह पे देखते हैं जहाँ पे वेट करने के लिए रेन ने बोला था, और साउजियान यही सोच रहा था कि उसने यहाँ पे किनसंग की रिक्वेस्ट के लिए हाँ क्यों बोल दिया। सवाल कई सारे थे लेकिन जवाब पूरी तरीके से एक नहीं था, बस उसे यहाँ पे अपनापन सा फील हुआ इसलिए वो यहाँ पे बात मान गया। जिसके बाद रेन यहाँ पे आ जाते और ये पूरी तरीके से भेस बदल के आए थे, पूरी एमिनम की फील लेके। वो साउजियान से पूछते है कि क्या हुआ, और वो यहाँ पे किनसंग के तरीके बोलते है कि लंबी कहानी छोटे शब्दों में समझाओ। तो फिर साउजियान उसको हिंदी में समझा देता है जो अब तक हम लोगों ने देखा, और ये उन सभी बातों को रिपीट कर रही थी तो फिर मैं उन्हें रिपीट नहीं करने वाला जो हम लोगों ने देख ली है। जिसके बाद रिन साउजियान से ये बोलते है कि मुझे किनसंग से मिलवाओ चल के। हमारी तरीके से साउजियान भी हैरान था कि रिन इतने ज्यादा बदली बदली से क्यों लग रही है। तो फिर रिन उसे बताती है कि ये कुछ भी नहीं, बस मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसे साउजियान मॉल के अंदर मिला था, वो यहाँ पे उसकी छोटी बहन थी। साउजियान उन लोगों को बताता है कि रिन पूरी तरीके से बदल चुकी है, यहाँ तक कि उन लोगों की आवाज भी। ये झूठ हो सकता है क्योंकि वोकल कॉर्ड्स नहीं बदल सकते, बस यहाँ पे जो रवैया है वो बदला जा सकता है, प्लस एक्सेंट यानी कि बोलने का लहजा। लेकिन साउजियान रिन की मदद करता, उससे पहले उसे यहाँ पे कुछ और भी जानना था। जिसके बाद वो यहाँ पे सीक्रेट की बाहर निकालता है और इनसे पूछता है कि उसे पता है कि इस चीज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। जिसको देख के रिन साउजियान से यही बोलते है जमीन पे पटक दो इसको। साउजियान आगे से कहता है दीदी क्या
क्या करूँ इसको? रिन आगे से कहती है जमीन पे पटक दो इसको। लेकिन साउजियान ठहरा आराम आदमी, इसलिए वो बड़े प्यार से ही उसको नीचे पटकता है और उस की को जैसे ही झटका लगता है तो वो एक्टिवेट हो जाती है और यहाँ से चीजें मेरे मत्थे के पार जाने लगती हैं। आई डोंट नो हाउ, क्योंकि ये छोटी सी बैटरी होलोग्राम तो रिलीज नहीं कर सकती। अल्टरनेटिव हाई टेक हो ये। अभी के लिए हम लोग फिक्शन को पानी में डुबा के पी जाते हैं और सारी चीजों को हजम कर ले, क्योंकि अब चीजें यहाँ से बाहर जाने वाली है मेरे कंट्रोल की। रिन आगे से बताते हैं कि उसकी जो छोटी बहन है वो यहाँ पे अक्सर आया करती थी, तो उसने यहाँ पे इस जगह को एक ऐसी जगह के अंदर बदल दिया जो कि यहाँ पे खूबसूरत तारों से भरे हुए स्काई की तरीके लगे। जिसके के बाद हम लोग देखते हैं कि वो जो चाबी थी वो यहाँ पे इस जगह को तारों से भर देती है, जैसे कि कोई सूर्यमंडल हो, सॉरी आकाश गंगा हो। हमारे तरीके साउजियन एकदम सेम सवाल पूछता है कि जो वो सब कुछ देख रहा है क्या वो सब कुछ यहाँ पे फेक है? तो रिन आगे से बताती है कि नहीं, ये रियल और फेक दोनों से मिलके बना हुआ है, नहीं तो ये सब कुछ बहुत ही इजी से एक्सपोज हो जाता। साउजियन लोगों को बताता है कि जो प्राइमरी पर्सनैलिटी है यानी कि रिन की, अभी के लिए हम इस एमिनम वर्जन को ही रिन बोलते हैं, बाकी इसकी जो छोटी बहन है उसे छोटी बहन ही बुलाएंगे। और जो प्राइमरी पर्सनैलिटी है वो छोटी बहन वाली है और इनकी छोटी बहन को ये तक नहीं पता होगा कि रिन यहाँ पे एग्जिस्ट भी करती है। खैर इसके बाद रिन यहाँ पे ओवरसियर नाम के किसी बंदे को बुलाती है, तो फिर एक बंदा बाहर निकलता है जो होलोग्राफिक रूप से ही निकला हुआ था, जिसको देख के साउजियन हैरान था कि ये कहां से निकला। रिन उसको ऑर्डर देती है यहाँ पे की एनालाइज करने के लिए, तो फिर ओवरसियर यहाँ पे उसका कहना मान के की इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करना शुरू करता है। एनालिसिस कंप्लीट होने के बाद हम लोगों को पता चलता है कि डार्क डोमेन की लेवल यहाँ पे 2 है, रिमेनिंग यूजर्स 2 है, यानी कि बचे हुए काम। इंस्क्रिप्शन लेवल यहाँ पे मीडियम है। इंस्क्रिप्शन लेवल यानी कि कोडिंग की क्षमता, इंस्क्रिप्शन को इसी तरीके से बोला जाएगा, बाकी मुझे डिटेल नहीं पता। और कुछ अनलॉकेबल चीजें भी हैं। रिन साउजियन को बताते हैं कि यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शन लेवल है वो काफी ज्यादा लो है, नहीं तो उसकी एबिलिटी के हिसाब से भी उसे यहाँ पे कई सारा टाइम लग जाता। रिन साउजियन से कहते हैं अगर तुम इसका यूज करना चाहो तो फिर मैं ओरिजिनल ओनर की इन्फॉर्मेशन हटा दूंगी और तुम्हारे यहाँ पे लगा दूंगी। लेकिन साउजियन काफी ज्यादा गुस्से में था, क्योंकि यहाँ पे रिन काफी ज्यादा हैरान हो गए थे उसका चेहरा देख के। साउजियन उससे पूछता है कि यहाँ पे कंटेंट सेकंड स्लॉट और थर्ड रॉ के अंदर क्या है, विंडो की जगह बताई है। रिन उसको बताते हैं कि ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन है ओरिजिनल ओनर की, यानी कि ये जिसकी की है ये उसकी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। रिन उससे कहते हैं कि चिंता ना करो, किसी को भी कुछ भी नहीं पता चलेगा जब हम इसे यहाँ पे रिबाइंड करेंगे, यानी कि साउजियन के साथ जोड़ेंगे। हम लोग की होल्डर का नाम देखते हैं जो कि गोट 886 था और ये एक आईडी है जो कि यहाँ पे साउजियन कभी भी भूल नहीं सकता है। भले ही वो मारा जाए तब भी वो आईडी कभी भी नहीं भूलेगा, क्योंकि गोट वही बंदा है जिसने यहाँ पे साउजियन को पीछे से गोली मारी थी और उसके हाथ को उड़ा दिया था। साउजियन के सबसे भरोसेमंद टीममेट्स में से एक, जिसके ऊपर भरोसा करके साउजियन लगातार आगे बढ़ सकता है बिना पीछे मुड़े हुए, दी गद्दार। इसीलिए साउजियन ओवरसियर से पूछता है कि मुझे ये बंदा कहाँ पे मिलेगा, तो ओवरसियर उसे बताता है कि ये बंदा आपको यहीं पे ही मिलेगा, नासिक ग्रुप के अंदर, यानी कि कैंसर के ग्रुप के अंदर। जिसके बाद से शिफ्ट होकर नासिक ग्रुप के अंदर ही आ जाता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि साउजियन कुछ लोगों के साथ मिलके अपने बाप को ही गिरफ्तार करवा देती है। उसका फादर उसे कहता भी है क्या उसका दिमाग खराब हो गया है कि वो यहाँ पे इन लोगों के साथ मिल गई है और इंस्पेक्टर ब्यूरो के साथ मिलके यहाँ पे उन लोगों को ही गिरफ्तार करवा रही है। साउजियन के साथ में यहाँ पे एक और बंदा था और मैं यहाँ पे कंफ्यूज हूँ कि ये जियांगदा का राइट हैंड है या नहीं। अभी के लिए हम इसको राइट हैंड ही मानते हैं, आगे जो होगा देखा जाएगा। करिए किंसन के फादर से ये कहता है कि उसको यहाँ पे इसलिए गिरफ्तार किया जा रहा है क्योंकि उसके पर शक है कि वो क्राइम ग्रुप्स को यहाँ पे ऑर्गेनाइज करता है और बाय द वे इस समय यहाँ पे इंस्पेक्शन ग्रुप के अंदर का लीडर है। वही किंसन का फादर जाते हुए साउजियन से यही कहता है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं, क्या उन लोगों ने कभी उसके साथ कुछ गलत किया। उतने में ही हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे गोट आ जाता है, जिसको राइट हैंड यहाँ पे ये कह के बुलाता है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा फेमस हरिश्चंद्र आदमी है। बेसिकली फिलैंथ्रोपिस्ट बोला गया है, एक ऐसा आदमी जो कि यहाँ पे अमीर होता है लेकिन वो अपने पैसों को यहाँ पे दान करके गरीबों की मदद करता है। खैर गोट यहाँ पे अपना असली नाम बताता है, ली बैंग गोटे, हाँ यही नाम है। जिसके बाद राइट हैंड यहाँ पे गोटे को साउजियन से मिलवाता है, ये कहते हुए कि ये यहाँ की सबसे बड़ी लार्जेस्ट शेयर होल्डर है नासिक ग्रुप के अंदर। जिसके बाद मिस्टर गोटे यहाँ पे साउजियन से कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ पे गोट बुला सकती हो। जिसके बाद वो दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं और उनकी क्या मिली भगत चल रही है हमें आगे ही पता चलेगा। बाद में तुम लोगों को बता दो कि जब यहाँ पे साउजियन की सोल यानी कि कैप्टन की सोल साउजियन की बॉडी के अंदर यहाँ पे ट्रांसफर हुई थी, तो फिर टाइम गैप हो गया था, यानी कि कई साल बीत गए थे। हमें गोटे की शकल से पता चल रहा है पहले वो 20s में हुआ करता था, अब ये अपने 30s या फिर 35 में है। साथ ही में हम लोगों ने देखा कि किंसन की मुलाकात भी कैप्टन से हुई थी, लेकिन तभी किंसन वहाँ पे छोटा था, यानी कि वो अपने 20s या फिर 15 की उम्र में था और अब वो भी यहाँ पे अपने 25 पे चल रहा है, तो टाइम गैप हुआ है बीच में। खैर मिस्टर गोटे के बारे में हमें इतना पता चला है, तो फिर हमें इनकी बैक स्टोरी भी दिखाई जाती है। साउजियन की मुलाकात मिस्टर गोटे से तब हुई थी जब वो दोनों बैटलफील्ड के अंदर थे और यहाँ पे मिस्टर गोटे की जो बटालियन थी वो पूरी तरीके से हार गई थी, सिर्फ वही अकेले सर्वाइवर बचे थे। तब कैप्टन ने उसकी जान बचाई थी और उसे बोला था कि बाहर एक टैंक है, मैं अपनी बैक साइड तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ, तुम्हें पीछे से मुझे कवर करना है। और मजे की बात यह है कि मिस्टर गोटे ने पीछे से ही यहाँ पे साउजियन को धोखा दिया था, इसलिए साउजियन का खून उबल रहा था, इसलिए वो तुरंत नासिक ग्रुप की तरफ जाने लगता है। लेकिन साउजियन को रोकती है और उसे कहती है कि मुझे सबसे पहले किंसन के पास लेके चलो। तो साउजियन उसको घूरते हुए कहता है कि हाथ छोड़ो और इसके इस तरीके से घूरने से यहाँ पे लिन भी काफी ज्यादा घबरा जाती है, जिससे साउजियन को यहाँ पे याद आता है कि वो यहाँ पे अपनी मदर की तरीके बाकी लोगों
लोगों को भी खतरे में डाल सकता है अगर वो अपने इम्पल्सेस पे इस तरीके से एक्ट करेगा तो। इसलिए वो लिन से माफी मांगता है और अपने जाने का प्लान यहीं पे ही छोड़ देता है। वह लिन को भी समझ में आ गया था कि साउजन एक डेंजरस इंसान है, उसे थोड़ी सी दूरी बना के ही रखना चाहिए। जिसके बाद साउजन लिन से दोबारा पूछता है कि ये डार्क डोमेन है क्या चीज, जिसपे लिन आगे से बताती है कि ये डार्क डोमेन बस एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। उसने बस ओवरसीयर को यहाँ पे इस तरीके से बना दिया है ताकि वो डार्क डोमेन को यहाँ पे नकल कर सके, और उसका नाम उसने यहाँ पे मेन गॉड कर दिया। जिसपे साउजन आगे से पूछता है नकल करना, इसका मतलब कि डार्क डोमेन में यहाँ पे एक एआई है और कोई उसको यहाँ पे कंट्रोल कर रहा है। लिन उसे बताती है कि उसने सही पकड़ा है, डार्क डोमेन यहाँ पे ईस्टर्न अलायंस द्वारा बनाई गई थी कोल्ड वॉर के दौरान में, ताकि वो लोग वेस्टर्न अलायंस को यहाँ पे काउंटर कर सके। लेकिन जब से यहाँ पे ईस्टर्न अलायंस अलग अलग हुई तब से ये बिना ओनर के ही रह रहा है, यानी कि डार्क डोमेन इतने समय ओनरलेस है। तो फिर साउजन आगे से पूछता है तो फिर ये सीक्रेट की और लेवल सिस्टम क्या चीज है, लेकिन लिन को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। उसको सिर्फ इतना पता है कि यहाँ पे इसका कोर ही पीस ऑफ कोड है जो कि यहाँ पे रैंडमली जनरेट होता रहता है और इसको यहाँ पे डुप्लीकेट नहीं बनाया जा सकता है। और ये जो लोहे का बक्सा है वो बस एक कंटेनर है और कुछ भी नहीं। और इसका जो लेवल होता है वो यहाँ पे डार्क डोमेन खुद ही डिसाइड करती है। ये पूरी तरीके से गाचा लक के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि लक तुम्हारा कितना हाई है। साउजन आगे से पूछता है उसका लेवल 2 है, तो फिर ये थोड़ा सा हाई हुआ ना। जिस पे लिन आगे से कहती है हाँ मान लो, हालांकि इसकी कीमत यहाँ पे सिर्फ एक जिया ग्रुप के बराबर की ही है। जिसके बाद साउजन आगे से पूछता है कि ह्यूमन लाइफ के बारे में क्या। फिर लिन उसे बताती है कि वो गलत सोच रहा है। अगर वो लोग यहाँ पे किसी इंसान की बोली इस जगह पे लगा देंगे तो फिर अब तक तो दुनिया पूरी तरीके से बर्बाद हो जानी थी, यानी कि यहाँ पे तुम किसी की भी सुपारी नहीं दे सकते हो। चैट जीपीटी बट अल्ट्रा प्रो मैक्स सिक्योरिटी। साउजन को इस बात के ऊपर यकीन था क्योंकि अगर डार्क डोमेन इतनी ही ज्यादा पावरफुल होती तो फिर अब तक तो वो यहाँ पे पता नहीं कितनी बार मारा जा चुका होता। इसलिए सोकल्ड डार्क डोमेन इतनी भी पावरफुल नहीं है, लेकिन ये काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है अगर इसका सही से इस्तेमाल किया जाए तो। हालांकि साउजन को इतने समय सिर्फ इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, वो भी एनिमी की इन्फॉर्मेशन। टोमी का डेटा इतने समय यहाँ पे ऑफ लिमिट है, यानी कि वो पूरी तरीके से टॉप सीक्रेट है। हालांकि उसे यहाँ पे गोटे की लोकेशन पता चल चुकी है, इसलिए अभी के लिए डार्क डोमेन का यूज करना पूरी तरीके से वेस्ट होगा। इसलिए साउजन यहाँ पे मेन गॉड से उस आइलैंड की इन्फॉर्मेशन निकलवाता है जिसमें यहाँ पे उसकी टीम वाइप आउट हुई थी, जहाँ पे वो लोग ऑपरेशन के लिए गए हुए थे। हालांकि लिन को लग रहा था कि मेन गॉड यहाँ पे इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा नहीं कर पाएगा क्योंकि यहाँ पे दूसरी सिटी की सिक्योरिटी भी होती है और ऊपर से यहाँ पे की का लेवल भी काफी ज्यादा कम है। लेकिन जब मेन गॉड आगे से यहाँ पे एनालिसिस शुरू करता है तो वो इजिली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकाल लेता है। जहाँ पे 7 एंट्री थी जिसको देख के लिन भी हैरान हो गई थी। वो आगे से कहते हैं ये तो काफी ज्यादा इंप्रेसिव है, लेकिन साउजन इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे रिडीम करता उससे पहले ही लिन आगे से यहाँ पे मेन गॉड को रोक देती है और लिन से कहती है कि वो उसके ऊपर भरोसा नहीं करती। सबसे पहले वो उसे यहाँ पे किन्सर के पास लेके जाएगी। जब उसे यकीन हो जाएगा कि वो यहाँ पे भरोसेमंद है तब वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन को उसे दे देगी। इस पे साउजन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, क्या इतना काफी नहीं है? लेकिन लिन को यकीन नहीं था। वो आगे से कहती है कि वो यहाँ के रूल्स बनाती है। साउजन उसे कहता है ठीक है लेकिन चाबी तो दे दो, लेकिन लिन वो भी नहीं दे रही थी, ये कहते हुए कि वो उसका हॉस्टेज बन चुका है और उसका कोड यहाँ पे उसकी लाइफ से सूरज जुड़ चुका है, यानी कि अगर वो मरेगी तो फिर यहाँ पे चाबी भी गायब हो जाएगी, यानी कि डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इसलिए उन लोगों को ना चाहते हुए भी यहाँ पे लिन का कहना मानना पड़ता है और वो लोग यहाँ पे किन्सर की तरफ जाने लगते हैं। वह पे जब वो लोग नीचे जाते हैं तो फिर एक फ्लोर तो यहाँ पे नकली था, लेकिन दूसरा वाला फ्लोर पूरा का पूरा लिन के लिए था, जहाँ पे उसकी गाड़ियों का कलेक्शन था। साउजन उससे कहता है कि आइडलबाजी तो सिर्फ दिखावा है, असली में तुम कुछ ज्यादा ही अमीर हो। क्या अंडरग्राउंड आइडल इतनी ज्यादा फेमस है, क्या इतना पैसा बनाती है? सॉरी मैं इसे लिन बुला रहा था लेकिन असली अब रिन है, भूल गया था, 3 दिन बाद जो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। लिन उसे बताती है कि अंडरग्राउंड आइडल की आइडेंटिटी उसकी छोटी बहन रिन की है, वो एक असल में हैकर है, इसलिए इतना ज्यादा जानती है डार्क डोमेन के बारे में। लड़की के पास यहाँ पे टाइम भी नहीं था, बेसिकली वो यहाँ पे सिर्फ 18 घंटों तक ही अपनी बॉडी के ऊपर कब्जा कर सकती है, क्योंकि जब वो सो जाएगी तो फिर उसकी छोटी बहन यहाँ पे बॉडी के ऊपर टेक ओवर कर लेगी। जिसके बाद साउजन अपने बारे में सोचने लगता है कि यहाँ पे अभी तक उसे यहाँ पे कुछ भी पता नहीं चला है, जबकि उसे 1.5 साल हो गए हैं रीबर्थ को। उसे सिर्फ अभी तक यहाँ पे गोटे के बारे में ही पता चला है, उसके अलावा उसके पास कोई भी जानकारी नहीं है कि आइलैंड के ऊपर क्या हुआ था, क्या वो सब कुछ पहले से ही प्लान था, क्या पप्पी के अलावा भी बाकी लोग मारे गए या फिर वो लोग यहाँ पे सर्वाइव कर गए, या फिर वो सभी लोग भी गद्दार थे गोटे की तरीके। हर किसी चीज की शुरुआत उसी आइलैंड से हुई थी। उन लोगों के पास कैप्टन को निपटाने के कई सारे तरीके थे, कई सारे रास्ते थे और कई सारे चांस भी थे, लेकिन इसके बावजूद उन लोगों ने यहाँ पे कैप्टन और उसकी टीम को आइलैंड पे जाने तक का इंतजार किया। वह साउजन रिन से पूछ रहा था क्या हम लोग यहाँ पे डार्क डोमेन का इस्तेमाल उसकी कुछ गाड़ियां बेचने के लिए कर सकते हैं ताकि उन लोगों के पास कैश आ सके, लेकिन तब तक यहाँ पे रिन सो चुकी थी। वह साउजन को बुरा भी लग रहा था क्योंकि उसने यहाँ पे रिन के ऊपर थोड़ा सा किलिंग इंटेंट रिलीज कर दिया था, थोड़ा कैसा काफी ज्यादा, और उसे थोड़ी सी शर्म भी आ रही थी कि वो एक बच्चे के ऊपर
यहाँ पे किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा था। उतने में एक छोटे से पत्थर की वजह से गाड़ी के ऊपर झटका लगता है तो यहाँ पे रिन को होश आ जाता है। लेकिन जैसा कि रिन ने पहले बता दिया था कि जब भी वो सो के उठेगी तो वो नहीं उसकी छोटी बहन उठेगी, इसलिए जब उसकी छोटी बहन उठती है तो वो पैनिक करने लगती है। लेकिन साउजन को इस बारे में पता नहीं चलता, इसलिए वो यहाँ पे रिन से सबसे पहले उसका नाम ही पूछता है क्योंकि वो नाम ही पूछना भूल गया था। लेकिन ये रिन की छोटी बहन थी, इसलिए वो यहाँ पे पैनिक करने लगती है और साउजन को डायरेक्ट ठरकी ही बुला देती है। साउजन उससे कहता है कि यार इतनी देर से साथ में है, ऐसा तो ना बुलाओ। लेकिन रिन की छोटी बहन आगे से पैनिक करने लगती है और वो गाड़ी को यहाँ पे इधर उधर करने लगती है। और जब साउजन उसकी आवाज को नोटिस करता है तब उसे पता चलता है कि ये रिन की छोटी बहन है। उतने में यहाँ पे फाइनल डेस्टिनेशन वाला ट्रक आ रहा था और इन लोगों के साथ फाइनल डेस्टिनेशन वाला सीन करता। लेकिन साउजन कार को यहाँ पे फास्ट एंड फ्यूरियस के ड्राइवर के तरीके ड्राइव करके गाड़ी को फाइनल डेस्टिनेशन बनने से बचा लेता है। वहीं पे ये लड़की साउजन से 2 कदम आगे थी। साउजन को लगता है कि ये बेहोश हो गई है, इसलिए वो चुपचाप कार को रोकता है और बाहर जाके चेक करने लगता है कहीं कुछ हो तो नहीं गया इसको। लेकिन साउजन का ध्यान जैसे ही यहाँ पे रिन के ऊपर से हटता है तो रिन तुरंत गाड़ी से भाग जाती है क्योंकि ये नाटक कर रही थी सोने का। साउजन उससे कहता भी है कि उल्टी दिशा में भागो, उस तरफ खतरा ज्यादा है। लेकिन रिन की बुद्धि इतनी समय काम नहीं कर रही, उसे सिर्फ एक ही चीज समझ में आ रही है कि साउजन एक ह्यूमन ट्रैफिकर है, इसलिए उसे अपनी जान बचा के यहाँ से भागनी पड़ेगी। अभी के लिए उसे अपनी जान बचाना ज्यादा जरूरी समझ में आ रहा है। ये अपनी बड़ी बहन के बारे में नहीं जानती है, सिर्फ वही जानती है, इसलिए अपनी जान बचाते हुए भाग रहे थे। इसे सामने से कुछ लाइट नजर आती है तो ये उस तरफ जाने लगती है, यही सोचते हुए कि वहाँ पे कुछ लोग होंगे जो कि इसकी मदद करेंगे। वहाँ पे कुछ लोग जरूर थे, लेकिन क्योंकि ये जगह पूरी तरीके से बदनाम है क्रिमिनल्स के लिए, तो फिर तुम्हें ये किस एंगल से अच्छे लोग लगेंगे। रेडो लोगों को समझा रहे थे कि उसे यहाँ पे किडनैप कर लिया गया है, गाड़ी पास ही में है। लेकिन उतने में ही पीछे से एक बंदा उसे पकड़ लेता है जो कि उसे कहता है कि हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन बदले में तुम्हें हमें कुछ देना ही पड़ेगा। एवरेज स्लैशर मूवी प्लॉट। खैर ये सभी आगे बढ़ते हैं वही काम से जिसके बारे में तुम्हें पता ही है। उतने में ही साउजन उस बंदे के पीछे आता है जो कि उसकी उंगली पकड़ के कहता है कि डरो नहीं, मैं यहीं पे ही हूँ। जिसके बाद वो उंगली को यहाँ पे 90 डिग्री घुमा देता है तो उस बंदे की चीख निकल जाती है। साउजन उसको हल्की से छूट का देता है तो वो बंदा उसके ऊपर पंछी मार लेता है, लेकिन साउजन पैरों के बीच में लात मार के रेड सिग्नल ही तोड़ देता है। साउजन लोगों को लेक्चर भी देता है, लेकिन वो लेक्चर तुम लोग ना सुनो। जिसके बाद वो यहाँ पे रिन की तरफ देखता है और उससे कहता है कि तुम, और वो उसे हिंदी में समझा देता है कि वो उसे यहाँ पे बचाने के लिए नहीं आया है, वो बस उसकी यहाँ पे हैट वापस करने के लिए आया है। जिसके बाद वो उसकी हैट उसे पहनाता है और उससे कहता है कि तुम पीछे ही रहना, अगर दोबारा भागी तो फिर भागते ही रहो कि मैं पीछे नहीं आने वाला। वही भी साउजन ने लोगों के साथ पहले ट्रेड किया था, बेसिकली कमरे के लिए कुछ सामान वामान लिया होगा, तो ये लोग साउजन को दोबारा लूटने की कोशिश कर रहे थे ताकि डबल प्रॉफिट हो, पैसा भी मिल जाए और सामान भी वापस आ जाए। साउजन आगे से कहता है कितनी अजीब बात है, मैं भी यही बात सोच रहा था कि सामान भी मिल जाए और पैसे भी वापस आ जाए। जिसके बाद यहाँ पे फाइट शुरू होती है और फाइट एक तरफा ही थी जैसा कि हम लोग सोच ही सकते हैं। और कुछ ही सेकंड्स के अंदर साउजन सभी लोगों को वहाँ पे बिछा देता है और ये देख के काफी ज्यादा हैरान थी। साउजन ने एक बंदे को यहाँ पे जिंदा पकड़ के रखा हुआ था, बेसिकली बोले लायक की हालत में रखा हुआ था। वो उसे कहता है कि चुपचाप जवाब दो, इससे पहले कि तुम्हारी छोटी उंगली तोड़ के तुम्हारे अंदर ही घुसा दूं मैं। जिसपे वो बंदा आगे से कहता है सब बोलूंगा मालिक। साउजन उससे पूछता है कि तुम लोग मेरे साथ करने का क्या प्लान कर रहे थे। जिसपे वो बंदा आगे से बताता है कि वो लोग उसके साथ कुछ भी नहीं करना चाहते थे, ये तो यहाँ पे कचड़ा राजा है जो उसके साथ कुछ करना चाहता था। यहाँ तक कि कचड़ा राजा तो उसके घर पे भी जाने वाला है, बेसिकली वहाँ पे जहाँ पे इतने समय किंग सिंह रुका हुआ है। बाय द वे कचड़ा राजा का नाम यहाँ पे बिल आई है। वहीं पे साउजन को जैसे ही समझ में आता है कि उसके ऊपर खतरे की घंटी दोबारा बज चुकी है, और वो बंदा साउजन को यहाँ पे अंदाजा भी दे देता है कि कचड़ा राजा यहाँ पे बाहर वाले लोगों को बुली करना पसंद करता है, इसलिए वो जानबूझ के उनको यहाँ पे उगल करता है। जिसके बाद उनके पास जो कुछ भी हो वो उनसे सब कुछ छीन लेता है, यहाँ तक कि चड्डी में नहीं छोड़ता। जिसके बाद सीन शिफ्ट के साउजियन के कोचे के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि साउजियन ने अपने बाप को भी यहाँ पे उठा लाया था। अब इसके किडनैपिंग कैसे हुई ये हमें ऑफ स्क्रीन नहीं बताया गया। हाँ, बस साउजियन के फादर की जब आंखें खुली तो वो पहले से ही यहाँ पे टेलीपोर्ट हो चुके थे। किंगसे को अभी कुछ भी नहीं पता कि यहाँ पे साउजियन ने इन दोनों को क्या पट्टी पढ़ाई है, इसलिए वो लोगों से माफी ही मांगता है कि उसकी वजह से यहाँ पे उन लोगों को भी इसके अंदर घसीट लिया गया। साउजियन के पेरेंट्स आगे से कहते हैं कि वो तो बस ऑर्डिनरी लोग हैं, उन्हें तो यहाँ पे गर्व फील हो रहा है इसके अंदर हिस्सा लेके। हालांकि उनका रोल यहाँ पे काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन फिर भी काफी बड़ा है। साउजियन लोगों ने सब कुछ बता दिया है कि यहाँ पे जो किंगसंग है वो यहाँ पे एंटी ड्रग एम्बेसडर से है, डिस्ट्रिक्ट 1 से। इस पे तो किंगसंग भी हैरान था कि लुच्चे लफंगे से मैं सीधा सरकारी नौकर कब बना भाई। साउजियन के पेरेंट्स आगे बोले ही जा रहे थे कि यहाँ पे उसका सीक्रेट उन लोगों के साथ सेफ है। उन लोगों को पॉलिटिक्स के बारे में ज्यादा तो नहीं पता है, लेकिन उन लोगों ने भी सुना था कि यहाँ पे ड्रग्स को लीगल किया जा रहा है और वो लोग इसके साफ खिलाफ है। वो लोग ऐसी घटिया चीज को अंदर
अंदर कैसे आने दे सकते हैं, पता नहीं कितने परिवारों को डिस्ट्रॉय करेगा। किन्सेंग इन लोगों से कहता भी है कि तुम लोग उसकी हर बात के ऊपर यकीन कर लेते हो क्या? ये बात सही है कि मैं एंटी ड्रग वाला बंदा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं कि साला सरकारी नौकर हूँ, लुच्चा लफंगा हूँ मैं एक नंबर का। लेकिन वो लोग यहाँ पे किन्सेंग से कह रहे थे कि नौटंकी करने की जरूरत नहीं है, हम लोग किसी को भी नहीं बताएंगे। ये अच्छी बात है कि हमारा बेटा आपको असिस्ट कर रहा है, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो फिर हमसे जरूर कहिएगा। में कचड़ा राजा यहाँ पे आता है तो किन्सेंग को तुरंत पता चल जाता है कि मामला बिल्कुल एकदम सीरियस है, इसलिए वो यहाँ पे साउजन के पेरेंट्स से कहता है कि चुपचाप दीवार के पीछे जाके छुप जाओ। जिसके बाद हम लोग कचड़ा राजा को देखते हैं और ये सीधा दीवार तोड़ के अंदर ही घुसता है। ये भी साउजन के तरीके सारेबाजी कर रहा था, वो गया भाड़ में। ये लोगों को बताता है कि वो यहाँ पे कचड़ा राजा है, यहाँ का असली राजा, और वो लोगों से थोड़ी सी बातचीत करने के लिए आया हुआ है। कचड़ा राजा उन लोगों से कहता है कि उसे पता चला है कि उन लोगों ने यहाँ पे एक बेल्ट बेची थी जिसकी कीमत कुछ ज्यादा ही हाई है। किन्सेंग उसे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। इस पे कचड़ा राजा उसे कहता है कि वो भी अच्छे मूड में है तो वो उन्हें टॉर्चर नहीं करेगा। वो लोगों से कहता है जो भी वैल्यूएबल चीज है चुपचाप मेरे हाथों में दो और नंगे होके यहाँ से दफा हो जाओ। उतने में ही कचड़ा राजा का राइट हैंड आगे से बताता है, बॉस एक सेकंड रुको, ये तो हमारा सबसे पुराना अंडरवर्ल्ड का किंग किन्सेंग है। बेसिकली लोगों की वोटिंग लिस्ट जारी हुई है ना, तो फिर यहाँ पे सभी लोगों को पता चल जाता है कि कौन नया बकरा फंसा है। वो फिर किन्सेंग लोगों से कहता है कि अब तुम्हें सब कुछ पता ही चल चुका है तो चुपचाप दफा हो जाओ, इससे पहले कि मुझे हाथ उठाना पड़े। लेकिन कचड़ा राजा अपने लोगों से कहता है जाओ और जाके पकड़ो भाई से, काहे लिए तुम लोग खड़े हुए हो, पैसा फ्री में थोड़ी ना मिलते हैं। वहीं पे कचड़े राजा का प्लान यही था कि वो किन्सेंग को बगल को किसी लॉर्ड को दे देगा, नाम नहीं बताया, सिर्फ लॉर्ड बोला गया है। जिसके बाद क्या था, हाथापाई शुरू होती है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि किन्सेंग अकेले उन्हें हैंडल कर रहा था, लेकिन वो नॉकआउट एक को भी नहीं कर पाया था क्योंकि वो डिफेंसिव खेल रहा था। वो लोग भी हैरान थे कि वो लोग तो यहाँ पे एक भी हिट किन्सेंग के ऊपर मार नहीं पा रहे हैं, जबकि वो लोग पूरी तरीके से प्रो है। अबे उसको हल्के में लिया है क्या? वो वर्ल्ड चैंपियनशिप का बॉस रह चुका है, वो भी बॉक्सिंग में, और ऊपर से पता नहीं कितने सालों तक अंडरवर्ल्ड किंग। एक्सपीरियंस नाम की भी कोई चीज होती है। लेकिन हम लोग कचड़े राजा को देखते हैं जो कि यहाँ पे किसी से बात कर रहा था, और उस चैट के जरिए यहाँ पे कचड़े राजा को पता चल जाता है कि किन्सेंग को यहाँ पे रामपुरी की चुम्मी कमर पे लगी हुई है और साथ ही में पसली के पास में एक बुलेट घुसी थी। कचड़ा राजा आगे से डबल चेक करता है, ये कहते हुए इन्फॉर्मेशन सॉलिड है ना, पता चले जाओ और ऊपर से जबड़ा तोड़वा के वापस आ जाओ। जिसपे वो बंदा आगे से बताता है कि ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे राइट हैंड के पास से आई है, यानी जियांगताओ के राइट हैंड के, तो फिर ये गलत हो ही नहीं सकती है। साथ में कचड़ा राजा किन्सेंग को इस तरीके से फाइट करता हुआ देख के भी समझ जाता है कि बात सही ही है, क्योंकि किन्सेंग यहाँ पे अपने हाथ को एक स्त्रीलिंग की तरीके इस्तेमाल कर रहा था ताकि उसकी पसली के ऊपर चोट न लगे। इसलिए कचड़ा राजा अपने लोगों से कहता है कि जरा साइड में हटना, मैं खुद ही इसे हैंडल करूंगा। कचड़ा राजा फाइट करने से पहले यहाँ पे किन्सेंग को बताता है कि उसे पता है कि उसने यहाँ पे 3 डोमेन्स के अंदर मशीनरी के तौर पे काम किया है, और वो ये भी बताता है कि उसने भी मशीनरी के तौर पे काम किया है कुछ सालों के लिए यांगजाओ के अंदर। किन्सेंग यहाँ पे हैरान था कि यहाँ पे कचड़ा राजा को कैसे पता चला कि वो यहाँ पे मशीनरी के रूप में काम किया है, और वो यहाँ पे इस बात के ऊपर यकीन कर लेता है कि कचड़ा राजा भी एक टाइम पे मशीनरी हुआ करता था। जिसके बाद वो किन्सेंग से कहता है कि चलो देखते हैं कि कौन ज्यादा टफ है, और वो किन्सेंग से कहता है कि जो जिसके मुंह के ऊपर घुसा मारेगा वो उसका कुत्ता बनेगा। किन्सेंग उसके ऊपर पंच मारता है, लेकिन कचड़ा राजा उसको इजीली डॉज कर लेता है, ये कहते हुए कि काहे का एक्सपीरियंस भाई, तुम तो छोटे से जाल के अंदर फंस गए। जिसके बाद वो अपने पास से टीजर बाहर निकालता है और किन्सेंग के ऊपर दे मारता है, और उसे कहता है क्या तुम्हें सच में लगा कि मैं 1v1 फाइट करूंगा क्या? साले कचड़े राजा, ऐसे थोड़ी नहीं टाइटल मिला है, नीचे से आया हो, हरामी बना तो नस नस में है मेरी। खैर बिजली के झटका खाने के बावजूद किन्सेंग यहाँ पे पूरी तरीके से होशो हवास में था। वहीं पे वो यहाँ पे साउजन के पेरेंट्स की तरफ देख के पूछता है कि तुम लोग कौन हो भाई, तुम्हारे कपड़ों के हिसाब से तुम्हें तो यहाँ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। किन्सेंग यहाँ पे कचड़े राजा से कहता है कि उनसे दूर ही रहना, नहीं तो मुझे मजबूरन तुम्हें मारना पड़ेगा। कचड़ा राजा उसे दोबारा बिजली का झटका देते हुए कहता है कि सीरियस भी हो यार तुम, पहले खड़े तो हो जाओ कम से कम। हालांकि किन्सेंग दोबारा झटका लेने के बावजूद बेहोश नहीं हुआ था, जिसको देख के तो कचड़ा राजा भी आगे से कहता है कि तुम गेंडा विंडा तो नहीं हो यार, किसी जानवर की चमड़ी है तुम्हारी। खैर इसके बाद वो किन्सेंग का सीधा मेन पॉइंट ही पकड़ता है, यानी कि कमर को, और उससे कहता है कि आप बताओ कैसा लग रहा है। वो भी ये बार बार लॉर्ड के बारे में बोल रहा था, लेकिन मुझे वो लॉर्ड नहीं पता है, लेकिन वो किन्सेंग को यहाँ पे लॉर्ड के हवाले जरूर करेगा, ऐसा ये बोल रहा था। खैर इसके बाद वो किन्सेंग के ऊपर यहाँ पे फुटबॉल की तरीके लात मारने वाला था, और लात कहाँ लगेगी ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। उतने में हम लोग साउजन को देखते हैं जो कि यहाँ पे तेजी से आगे बढ़ रहा था, और कचड़े राजा यहाँ पे जब तक किन्सेंग के मुंह के ऊपर लात मार पाते उतने में ही यहाँ पे साउजन कांच तोड़ के उसके ऊपर डबल किक मारता है और उसे दूर फेंक देता है। साउजन अपने पेरेंट्स से पूछता है कि तुम दोनों ठीक हो ना, जिसपे वो लोग कहते हैं हम तो ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा खराब हालत में है। किन्सेंग उसे अभी भी बोल रहा था कि बस 2 मिनट दो, मैं पूरी तरीके से रेडी हो जाता हूँ। तो साउजन उससे कहता है लेट जाओ जाके।
आराम करो थोड़ा सा। हालांकि वो किन्सेंग को शुक्रिया भी कहता है उसके पेरेंट्स को अभी तक प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसपे किन्सेंग आगे से बोलता है तुम्हें शुक्रिया बोलना भी आता है क्या। वो पे कचरा राजा के जितने भी चिल्ले थे वो साउजन को निहारे जा रहे थे और मैं इनसे बस एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, मारो भड़वो, तुम्हारे बॉस को मारा है उसने, निहार कर रहे हो। लेकिन फिर भी जब तक कचरा राजा ऑर्डर नहीं देता तब तक वो लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं करते। कचरा राजा के ऑर्डर के देने के बाद में वो सभी किन्सेंग के ऊपर अपने हाथ छोड़ते हैं। वहीं पे साउजन के पेरेंट्स थोड़ा सा टेंशन में आ जाते हैं, लेकिन साउजन उनके सामने ही उन तीनों को यहाँ पे ढेर कर देता है बस कुछ ही मिनट्स के अंदर ही। वहीं पे कचरा राजा दोबारा यहाँ पे स्नेक अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन साउजन मजा हुआ खिलाड़ी है, उसे पहले से ही उम्मीद थी, इसलिए वो तुरंत सबसे पहले एक लात उसके हाथ के ऊपर मारता है, टीजर छीनता है, जिसके बाद दूसरी लात उसके मुंह के ऊपर मारता है, जिसके बाद उसकी लड़कियों जैसे बालों को पकड़ता है और गर्दन के ऊपर टीजर दे मारता है। फायदों में मैं तुम लोगों को बता दूं, टीजर अगर कांधे वांधे पे मारी जाए तो कम दर्द होता है, लेकिन गर्दन के पास में ज्यादा। वहीं पे साउजन उसे कहता है तुम्हें बिजली के साथ खेलने में ज्यादा मजा आता है ना, अब मैं तुम्हें बिजली रानी के मजे देता हूँ। जिसके बाद वो उसकी गर्दन के ऊपर टीजर दे मारता है। थोड़ी देर बाद में उसको हो जाता है तो किन्सेंग उसे पूछता है तुम कौन से लॉट के बारे में बात कर रहे थे जिसको तुम देने वाले थे मुझको। जिसपे किन्सेंग आगे से यही कहता है कि वो भी इसका जैसा कोई थर्ड रेट का बंदा ही होगा जो कि यहाँ पे पैसों के बदले में राइट हैंड को उन्हें ट्रीट कर देगा। जिसपे कचरा राजा आगे से कहता है कि तुम मेरी बेइज्जती कर सकते हो लेकिन लॉर्ड की नहीं। तुम यहाँ पे उस 2 कौड़ी के राइट हैंड के कंपेयर मेरी मालिक के साथ में कैसे कर सकते हो, यहाँ तक कि अंडरवर्ल्ड किंग भी उसके सामने कुछ भी नहीं है। साउजन आगे से कहता है कि सब एक ही थाली की तो चट्टे बट्टे हैं ना। इस पे कचरा राजा आगे से बताता है कि उसे यहाँ पे कुछ भी नहीं पता है। इनका जो लॉर्ड है वो यहाँ पे पूरे डिस्ट्रिक्ट 24 स्लम का एक सेवियर के तौर पे है, जिसने यहाँ पे पता नहीं कितने सभी लोगों की मदद की है। अगर वो यहाँ पे इन लोगों को कमांड देते तो फिर ये सभी लोग यहाँ पे हजारों की तादाद में खड़े हो जाएंगे और इन लोगों को यहाँ से जाने तक नहीं देंगे। इसलिए कैसे एक क्राइम फैमिली यहाँ पे इस चीज का मुकाबला कर सकती है। जिसपे साउजन आगे से कहता है क्या फर्क पड़ता है, पूरा का पूरा देश उन लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, 1-2 हजार और जाएंगे, इसमें कौन सी बुरी बात है। लेकिन किन्सेंग आगे से कहता है कहीं ये वो तो नहीं है जिसने यहाँ पे इन सभी लोगों को बचाया था। साउजन उसे पूछता है कि तुम उसे जानते हो क्या। वहीं पे कचरा राजा उन लोगों से कह रहा था कि मुझे हल्के बना लो, तो मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। इस पे किन्सेंग आगे से कहता है कि तुम्हारे उस लॉर्ड ने यहाँ पे हाल ही में इस जगह को खरीदा है और यहाँ के जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को काम करने के लिए स्पेशल परमिट दी है। कचरा राजा पूछता है कि तुम्हें कैसे पता। जिसपे किन्सेंग आगे से कहता है कि तुम्हारे उस खास लॉर्ड का सबसे चहीता दोस्त मैं ही हूँ। जिसके बाद वो साउजन से पूछता है कि तुम रिन को यहाँ पे लेके आए। साउजन आगे से कहता है कि लेके तो आया हूँ लेकिन उसकी छोटी उम्र इतने समय जागरूक है। जिसपे किन्सेंग आगे से कहता है कि तुम बस उसे यहाँ पे ले आओ, जब वो मुझे देखेगी तो वो दोबारा जाग जाएगी। जिसके बाद हम लोग रिन को देखते हैं और वह जैसे यहाँ पे किन्सेंग को देखती है तो वो सच में जाग जाती है, जो कि यहाँ पे कचरे राजा से कहती है तुम्हारा दिमाग खराब है, तुमसे मैंने कितनी बार बोला है कि आने वाले लोगों को परेशान ना किया करो, रुका है उनको नंगा भगाते हो तुम। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड पता नहीं कब आएगा, सीरीज के चैप्टर्स खत्म हो गए हैं। मेरी तबियत नहीं, दरअसल मैं कुछ काम के अंदर फंसा हुआ था, लीगल काम के अंदर। चिंता ना करो, किसी ने केस वेस्ट नहीं किया है, बस घर के पेपर से इधर उधर कर रहा था और सत्य में ट्रांसफर करा रहा था। अभी के लिए बाय बाय।